नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा मैं करूंगा। आखिरकार आपको कौन कौन से टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं जब आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट चूज करते हैं। बीए में हो आप या बीएससी में हो, मेजर का पेपर हो या माइनर का पेपर हो, जब आप एडमिशन लेते हैं पहली बार बीए में, आपकी यूपी की कोई विश्वविद्यालय हो, बिहार की हो, राजस्थान की हो, झारखंड की हो, छत्तीसगढ़ की हो, उत्तराखंड की हो या फिर जितने भी विश्वविद्यालय हो, सभी में आपको पहले ज्योग्राफी के पहले सेमेस्टर में बीए के आपको बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना होता है, यानी कि भौतिक भूगोल के बारे में जानना होता है। क्या होता है आखिरकार ये भौतिक भूगोल, सब कुछ आपको समझाने का प्रयास रहेगा। जब सेकेंड सेमेस्टर में आप जाओगे तो मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तब आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में जानना होगा। ऐसे ऐसे करके जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो आर्थिक भूगोल पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे तो एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, ठीक है। उसमें एक में आपको पढ़ना पड़ेगा जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के बारे में, ठीक है। ऐसे ही दूसरे पेपर में आपको पढ़ना पड़ेगा रीजनल ज्योग्राफी के बारे में। सिक्स सेमेस्टर में जाओगे तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ आपको मतलब कि ज्योग्राफिकल इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। भौगोलिक जो एक प्रकार से विचारों का इतिहास रहा है उसके बारे में पढ़ना होगा। भूगोल का विकास पहले जर्मन में या फिर जो भारतीय जो पाश्चात्य विचारधारा, जर्मनी की विचारधारा, इंग्लैंड की, अमेरिका की, उन सभी के बारे में। तो बेसिकली बीए का कुछ सिलेबस ऐसा होता है, सिनेरियो होता है जो मैं आपको समझा रहा हूं। बहरहाल आप अभी एडमिशन ले रहे हैं, पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, आप इससे पहले ज्योग्राफी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये भी आपके समक्ष कहीं ना कहीं पे मेरे समक्ष एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ऐसे बच्चे भी हमसे जुड़े हुए हैं जो जियोग्राफी पढ़ते भी या पढ़ चुके हैं और ऐसे बच्चे भी हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे जो नहीं पढ़े हैं। तो दोनों टाइप के लिए एक बेटर अंदाज में आपको चीजें मिलेंगी, चाहे आप पढ़े हो चाहे आप ना पढ़े हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। आज से पहले ऐसा सिलेबस डिस्कशन आप लोगों ने बीए के क्षेत्र में कभी नहीं देखा होगा। आज का यह सिलेबस डिस्कशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है। मैंने खुद सब चीजों को व्यवस्थित किया है और आपके लिए तैयार किया है। बड़ी मेहनत से एक प्रकार से इस वीडियो को मैंने सेट किया है। आइए, जियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना होता है? फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना होता है। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर न्यू बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 2026-27, ठीक है। इसके लिए पूरी जानकारी तो आज मैं सिलेबस डिस्कशन करूंगा, कैसे कैसे हम चैप्टर्स को चर्चा करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, किन किन चैप्टर से पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षा में क्वेश्चंस आए हैं अधिकतर विश्वविद्यालयों में, वो सभी एनालिसिस के साथ मैं चर्चा करूंगा। ऐसे मैं नहीं आ गया हूं आपके समक्ष, बहुत डिटेल में जानकारी देने के लिए आया हूं। तो एक लंबी क्लास होने वाली है, एक जिसको आप डिस्कशन कहते हैं, तो वो डिस्कशन, प्योर डिस्कशन आपको आज की वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, ठीक है। आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार बीए ज्योग्राफी का भौतिक भूगोल का पूरा सिलेबस 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। सभी इकाइयों के बारे में बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास। हर इकाइयों में कुछ चैप्टर होंगे, चैप्टर को कुछ इस कलर से मैंने डिनोट किया है, ठीक है। चैप्टर ये होंगे चैप्टर, और ये आपकी इकाई का नाम। तो पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा वेल डिटेल तरीके से, ठीक है। इकाई संख्या 1, इकाई संख्या 1 में भौतिक भूगोल का स्वरूप और विषय क्षेत्र, यानी विषय क्षेत्र के बारे में आपको समझना है। नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, या भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और इसकी प्रकृति कैसी है, यही सब आपको पढ़ना होता है। नेचर माने प्रकृति, स्कोप माने विषय क्षेत्र। प्रकृति माने यह होता है कि वह विषय बेसिकली एक एक विज्ञान है कि नहीं है। भौतिक भूगोल क्या एक विज्ञान है या भौतिक भूगोल एक मानविकी का सब्जेक्ट है? आखिरकार यह है क्या, इसको क्लियर करना ही इसका नेचर होता है। जैसे किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको क्लियर करवाना हो कि वह सब्जेक्ट वैज्ञानिक है या ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है यानी मानविकी का सब्जेक्ट है, इसके लिए 4-5 मापदंड होते हैं। किसी सब्जेक्ट को विज्ञान कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले आपको विज्ञान क्या है इसकी परिभाषा जाननी होगी। विज्ञान सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो सब्जेक्ट सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्धता पर आधारित होता है उसको हम विज्ञान जनरली कह सकते हैं। लेकिन अगर इसको एक विस्तार से देखें या डीपली दृष्टिकोण से देखें, ठीक है, तो केवल मात्र सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान नहीं कह सकते हैं। जब बात इसके नेचर की आती है तो उसमें हम देखते हैं कि यह भविष्यवाणी करने में सक्षम है कि नहीं है, इसके सिद्धांत सार्वभौमिक है कि नहीं है। सार्वभौमिक माने यूनिवर्सल, यानी आज जो सिद्धांत इसका
कह रहा है, 10 साल बाद क्या वही सिद्धांत, उसका वही अर्थ निकलेगा, उसका वही परिणाम निकलेगा? अगर निकलता है तो वैज्ञानिक है, नहीं निकलता तो वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, भविष्यवाणी करने में सक्षम है कि नहीं है? तो बिल्कुल भौतिक भूगोल में जैसे वर्षा कब होनी है, भौतिक भूगोल में बताया जाता है कि भाई वर्षा फलाने दिन को, इतने डेट को, यहाँ पर इस समय इस स्थान पर वर्षा होगी। ठीक है, आपदा आएगी, उसका सूचना पहले से मिल जाना, आपदाओं का प्रबंधन करना, पर्यावरण के बारे में बताना, तो एक विज्ञान की श्रेणी में आता है। भौतिक भूगोल प्रायः एक विज्ञान ही है, यानी इसकी प्रकृति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। और किसी भी सब्जेक्ट को वैज्ञानिक तब कहते हैं जब उसमें जो प्रयोग की गई विधियां होती हैं, अध्ययन की मेथड होते हैं स्टडी के, वो सारे स्टडी के मेथड अगर स्टडी के मेथड बेटा वैज्ञानिक है, साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके अगर उस शास्त्र या विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तो वह जनरली एक साइंस माना जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से कार्य और कारण में संबंध भी बताता है। ऐसे तमाम प्रकार के पहलू जो होते हैं इसको एक वैज्ञानिक धरातल पर खड़ा करते हैं। तो इसकी प्रकृति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्कोप माने होता है विषय क्षेत्र, यानी इसमें क्या क्या शामिल होता है। भौतिक भूगोल में जैसे जैवमंडल, स्थल मंडल, मतलब कि ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। वायुमंडल के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में, सब कुछ जो आपका दिख रहा है, सागर महासागर, ठीक है, जैवमंडल, बायोस्फीयर, सब कुछ आपको पढ़ना होता है। ये होता है आपका इसका स्कोप। यानी फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, उसके विषय क्षेत्र क्या है, तो इसका विषय क्षेत्र बड़ा व्यापक है। ठीक है, और नेचर, इसकी प्रकृति, यानी ये विज्ञान है कि नहीं, ये डिसाइड करता है। भौतिक भूगोल की परिभाषा, सब कुछ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है भौतिक भूगोल का अर्थ और परिभाषा का। ठीक है, देखिए भौतिक भूगोल का अर्थ और परिभाषा, यानी भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी अंग्रेजी में कहेंगे। देखिए शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार एक परिभाषा तैयार की गई है। मतलब कि भौतिक भूगोल है क्या? देखिए भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक घटकों, प्राकृतिक घटक जो नेचुरल एक प्रकार से घटक है वो, उनका अध्ययन करता है। ये नेचुरल घटक कौन कौन से? जैसे कि स्थल मंडल हो गया अपना, वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया और जैव मंडल हो गया। बेसिकली जैव मंडल में ही जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल जैव मंडल के ही भाग है। जैव मंडल माने जिसमें जीवन होता है। अब जल मंडल में जैसे महासागर हो गया, महासागर हो गए, तालाब हो गया, झील हो गया, ऐसा तमाम चीजें, तो जल मंडल में भी जीवन है। वायुमंडल आप बात करते तो वायुमंडल में भी जीवन है। ठीक है, स्थल मंडल में भी जीवन है। ये सब कहीं ना कहीं पे जैव मंडल के ही भाग है। तो स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल का अध्ययन इसमें शामिल होता है। और इसका उद्देश्य होता है भौतिक भूगोल का प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानव के बीच जो पारस्परिक संबंध होते हैं, प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं और मनुष्य, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, उन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है। उन्हीं संबंधों को समझना भौतिक भूगोल का एक उद्देश्य होता है, अर्थ होता है। चलिए बेटा 1 मिनट रुकेंगे। चले, इस तरीके से आपने भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन किया। आगे देखेंगे, दूसरा टॉपिक अपन को पढ़ना होता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को अंग्रेजी में यूनिवर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? यूनिवर्स। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बहुत सारे विद्वान बताते हैं। देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के कई सारे सिद्धांत है। सबसे पहले सिद्धांत की बात की है तो आज से 13.8 अरब वर्ष पहले मान सकते हैं एक सिद्धांत आया था, मतलब कि एक सिद्धांत हुआ था, बिग बैंग विस्फोट हुआ था, उसके द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड में देखिए एक ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड जो है आज भी फैल रहा है। विद्वानों ने कहा कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। और ब्रह्मांड की जो सबसे जबरदस्त परिभाषा या ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है, बिग बैंग थियरी मानी जाती है। इसको जॉर्ज लेमेंतेरे नाम के एक पादरी थे, एक चर्च के पादरी है, उन्होंने दिया था। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि बिग बैंग थ्योरी क्या था कि इसे ब्रह्मांड जो था पहले एक गोले में बटा हुआ था। मैं चित्र में समझाने का प्रयास करूं। एक गोले में पूरा ब्रह्मांड जो था एक ऐसा गोला था जो बहुत सघन था, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो थे आपस में क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे थे। और ये जो है इतना घना था, यानी इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा था। घनत्व माने क्या होता है? डेंसिटी। इसका घनत्व इतना ज्यादा था कि इसके केंद्र पर बहुत ज्यादा बल लगने लगा और एकदम से चिपकता चला जाता। जैसे आपको घनत्व अगर ना समझ में आ रहा हो तो मैं घनत्व को बहुत जबरदस्त तरीके से अगर समझाने का प्रयास करूं, कोई मुझे यंत्र नहीं दिख रहा है यहां पर। जैसे मान लेते हैं ये रुमाल है, ठीक है, ये तौलिया है बेटा। अब इस तौलिए की अगर हम बात करें तो यह तौलिया अभी फैली हुई है एकदम से, ठीक है, यानी ये फैली हुई है। इसका घनत्व जो है कुछ नहीं है, यानी इसका जो है घनत्व नहीं है, ये फैली हुई है। अब इसका घनत्व कैसे होगा? इसको दबाते चले जाए, देखो इसका कम हो रहा है, ये कम हो गई ना, ये कम हो गई, ये अब देखो घनी हो रही है ना।
जितनी घनी होती जा रही है इसका घनत्व बढ़ता जा रहा है, ये घनत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब यही मान लेते बिग बैंग थ्योरी, यहाँ पर देखिए घनत्व इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, खूब ज्यादा बढ़ गया। अब बढ़ने से क्या हुआ है, तो मैं अपना प्रेशर नहीं दबा पा रहा हूँ, लेकिन इतना प्रेशर दबा दो तो ये जाकर के और चुटकी सा बनेगा, और फिर खूब दबाओगे तब एकदम से इसे फैल जाएगा अलग से, ऐसे फिर कहीं से इधर से दबाओगे, जैसे यहाँ पर मैं दाब रहा हूँ, इसको देखिए यहाँ से मैं इसको दबा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मेरी उंगली के बीच में थोड़ा सा जगह पा रहा तो बाहर निकल रहा है। ऐसे जब खूब दबा देंगे, इसको खूब घनत्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये विस्फोट होगा, गड़ाम से फटेगा ये पूरा, ये जो तौलिया है ये फट जाएगी एकदम से, और ऐसे करके फैल जाएगी पूरे ब्रह्मांड में। इस तरीके से ऐसे क्या हुआ कि ये सिस्टम था, कोई उदाहरण मुझे नहीं मिल रहा था समझाने के लिए, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ये इतना घनत्व इसका बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि यह घनत्व इतना बढ़ गया बाबू कि इसमें क्या हुआ, एक ग्राम से बहुत भयानक विस्फोट हुआ। और जब इस तरीके का विस्फोट हुआ तो इसमें से जो तमाम प्रकार के पिंड टूटते चले गए, इस तरीके से कुछ इधर निकला, कुछ इधर निकला, कुछ इधर निकला, कुछ सौरमंडल बना, कुछ तमाम गैलेक्सियां बनती चली गई। इस तरीके से तमाम नक्षत्र, तमाम तारा, ग्रह, महाद्वीप सब ग्रह बना तमाम बनते चले गए। उसी में एक बना अपना जो है सौरमंडल, दुग्ध मेखला मंदाकिनी, दुग्ध मेखला मंदाकिनी में ही अपना बना सौरमंडल, इसमें बना सूर्य, और सूर्य के चक्कर लगाने वाले 9 ग्रह बने। ठीक है, जिनमें से एक ग्रह प्लूटो अब खत्म हो गया, अब 8 ही ग्रह बचे हैं। तो इस तरीके से अच्छा, भारतीय पुराणों में भी, भारतीय धर्म ग्रंथों में 9 ग्रहों का उल्लेख है। क्या मंत्र है 9 ग्रहों का मंत्र, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरुर्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरः भवन्तु। जब आपके यहाँ पर कथा, सत्यनारायण जी की कथा हो या फिर कोई पूजा होती तो 9 ग्रह का आवाहन जो होता है, 9 ग्रह का जो ये मंत्र होता है पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस 9 ग्रह, प्लूटो जो है वो हट गया है, 2006 में शोध हुआ, उसके द्वारा उसको हटा दिया गया, क्योंकि वो क्षुद्र ग्रह मान लिया गया, वो अपनी कक्षा में भ्रमण नहीं करता था, इधर उधर भटक जाता था। तो कोई भी मार्ग से अगर भटकेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। जैसे कि आपका इस समय जो एज है किशोरावस्था की, या किशोरावस्था पार कर चुके हैं बेसिकली, ठीक है, प्रौढ़ अवस्था में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपकी एज थोड़ा सा भटकने वाली एज है। तो इस अवस्था में आप भटकिए मत, आप एक दिशा निर्धारित कीजिए, और अगर दिशा में चलते रहेंगे तो सूर्य का चक्कर लगाते रहेंगे, यानी कि आपको एनर्जी, तापमान सब कुछ मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप भटके तो आप प्लूटो जैसे क्षुद्र ग्रह के रूप में भगा दिए जाएंगे, समाज आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो रिस्पेक्ट बनानी है तो प्लूटो जैसे क्षुद्र ग्रह ना बनो, आप क्या बनो बेटा, आप लोगों के नजर में बनो, यानी कि आप पृथ्वी बनो, ताकि इसमें शीतलता मिले, आप चंद्रमा बनो जिसकी लोग पूजा करें। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो ये पृथ्वी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कुछ इस तरीके से हुई। ये सिद्धांत बड़ा फेमस है। वैसे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, इनको मैं एक एक टॉपिक में समझूंगा। वैसे मैंने ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं पहले 2025 वाले में, लेकिन फिर से मैं प्रयास करूंगा कि इन चीजों पर एक अलग टाइप से चर्चा आपके लिए विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार एक नोट आपके लिए तैयार किया गया है, मतलब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के। बिग बैंग सिद्धांत जो है सबसे फेमस सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं बिग बैंग थियरी। ठीक है, 1929 में ये सिद्धांत को दिया जॉर्ज लेमन तेरे नाम के विद्वान ने। ठीक है, एक चर्च के पादरी थे वो। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि आज से 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यंत घना और गर्म बिंदु के विस्फोट होने से पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस विस्फोट ने समय, स्थान और पदार्थ की रचना करी। ठीक है, इस तरीके से तमाम पदार्थ बने, तमाम चीजें बनती चली गई जो विस्फोट हुआ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो यही विस्फोट जो हुआ उसके द्वारा, और फिर बिग बैंग थियरी के द्वारा भी ये मतलब कि ये महाविस्फोट का सिद्धांत है। और एक है महासंकुचन का सिद्धांत, इसी के विपरीत है। वो सिद्धांत कहता है कि एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे जो खंड है पूरे ब्रह्मांड में, तारा मंडल जो आप देख रहे हैं ऊपर से, यहाँ लेट करके आप बाहर लेटे होंगे गर्मी में तो आप दिखाई पड़ा होगा, ऊपर देखते होंगे, तो वो चीजें जो आप तारा वारा देखते हैं वो सब एक सिद्धांत का ब्रह्मांड का संकुचन सिद्धांत। उसमें क्या होगा कि ब्रह्मांड जो होगा धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा कि वो सिकुड़ता चला जाएगा और एक फिर घना गोला बन जाएगा, सारे पिंड इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी ब्रह्मांड जो है बढ़ रहा है, अभी ब्रह्मांड का फैलाव जारी है, ब्रह्मांड लगातार जो है अपना विस्तार कर रहा है बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला टॉपिक अपन को पढ़ना है सौर मंडल की उत्पत्ति। देखिए सौर मंडल जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत से ही रिलेटेड है, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो सभी के लिए हुई। अब अपना जो सौर मंडल है उसी में पृथ्वी और सूर्य पूरा शामिल है, बुध, बृहस्पति, सारे ग्रह, शनि, वरुण, अरुण सब शामिल है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, इसको लेकर के नेबुला परिकल्पना बड़ी फेमस रही है।
नेबुला परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल गैस और धूल के बादल के संकुचन से बना है। यानी संकुचन माने जब इकट्ठा हुए गैस, सौरमंडल गैस और धूल के बादल फैले हुए थे, किन्हीं कारण के बल में तमाम बल का प्रयोग हुआ, उन बल की वजह से सभी इकट्ठा होते गए, और जब इकट्ठा होते गए और इसके इकट्ठा होने से क्या हुआ, इनके इकट्ठा होने से तमाम प्रकार के ग्रह बने, सूर्य बना और सूर्य केंद्र में हो गया और ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करने लगे। एक पूरा सिद्धांत है, इसको मैं विस्तार समझाऊंगा, टाइम लगेगा इसको समझने में, ठीक है। तो इस तरीके से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। ऐसे सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति का भी सिद्धांत है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत और पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांत में संबंध ही है। एक साथ आप इन चीजों को पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना होता है इकाई 1 में, वो होता है भूवैज्ञानिक समय सारणी। भूवैज्ञानिक समय सारणी को क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात की जाए तो शुक्ला डी पॉइंट कहता है कि पृथ्वी के 4.6 अरब वर्षों के इतिहास को इओन युग और काल में, मतलब पहला इओन, दूसरा युग और तीसरा काल, इसमें हम बांट सकते हैं। यह जीवों और स्थल रूपों के विकास का क्रम बताती है। मतलब कि ये युग, महायुग, कल्प, महाकल्प, इस तरीके से इसमें बांटते हैं। इसको लेकर के मैंने भूवैज्ञानिक समय सारणी का भी चैप्टर बता रखा है, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी, वो सब आप देखते रहिएगा। बाकी मैं इसको डिटेल में अब की बार न्यू तरीके से बताने का भी प्रयास करूंगा, तो घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगला जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है वो चैप्टर है बेटा कौन सा? पृथ्वी का आंतरिक भाग, यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे भूपर्पटी है, मेंटल है और कोर है, इससे बनी हुई है। कोर में लोहे और निकेल की प्रधानता है। ऐसे ही आप देखते हैं जो है मेंटल में, अगर आप देखते हैं, अगर मैं इसको और थोड़ा सा इसको बड़ा करके समझाने का प्रयास करता हूं तो आपको समझ में आएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है सियाल, सीमा, निफे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है अपनी, बेटा समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी अपनी ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये केंद्र है और यहीं से हमने इसको काट लिया है, ये इसका मैंने एक भाग काट लिया। पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं, यानी कि पृथ्वी पर मनुष्य कहाँ रह रहा है? यहीं पर रह रहा है, ऊपर रह रहा है। अब यही के बारे में जाने, लेकिन पृथ्वी के अंदर जो है बहुत गहरा गड्ढा है, पृथ्वी बहुत डीपली अंदर है। अब ऐसे में एक प्रकार से पृथ्वी का केंद्र है। यहाँ से हमने एक देखा, 2 रेखाएं खींची और इस तरीके से हमने इसको त्रिज्यखंड निकाल लिया। अब जब यह त्रिज्यखंड हमने बाहर निकाला तो पृथ्वी का ये, यानी यहाँ से यहाँ तक की गहराई जो है पृथ्वी की क्या होगी? गहराई होगी, ठीक है। इसकी पृथ्वी का व्यास होगा। अब यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, जो यहाँ पर पार्ट है ऊपर वाला, ऐसे देखेंगे सियाल, ठीक है, सीमा और निफे, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सियाल। सियाल माने क्या होता है? यहाँ पर सिलिकन और एल्यूमिनियम ये तत्व ऊपर के भाग में विद्यमान है पृथ्वी के। दूसरा जो तत्व है अपना, उसका नाम क्या है? वो है आपका सियाल। दूसरा है आपका सीमा, सीमा में सिलिकन और मैग्नीशियम की अधिकता है, ठीक है। और तीसरा है आपका निफे, निफे माने निकल और फेरस, ठीक है। NiFe, निफे माने कि क्या होता है? निकल और फेरस, यानी यहाँ पर ठोस पूरा है। सीमा सिलिकन मैग्नीशियम की तत्व यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर सियाल है ये पूरा, ठीक है। क्रस्ट, कोर, मेंटल, इन सभी के बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यानी कोर, क्रोड ये है आपका, क्रस्ट ये है ऊपर वाला और मेंटल बीच वाला है, ठीक है। इसको मतलब कि ये इसको मेंटल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। भूपर्पटी ऊपर उसके पड़ती है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोर, ठीक है। कोर या क्रोड, ठीक है। क्रोड बोलते हैं, कोर बोलते हैं। इस तरीके से आप इन चीजों को समझने का प्रयास करें। सियाल, सीमा, निफे कहते हैं रासायनिक तरीके से सुयश महोदय ने बांटा। पूरा डिटेल में जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे, इसको लेकर के परेशान ना हो, बाकी चर्चा करते रहेंगे। तो ये सिलेबस डिस्कशन चल रहा है जिसमें आपको चीजें समझाने का प्रयास में कर रहा हूँ। तो एक चीज और यहीं पर आप समझने का प्रयास करेंगे, अगर आपको हमारे कोर्स से जुड़ना है जिसमें आपको सब कुछ चाहिए, 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर अब आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे बेटा? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नाम एसएमएस कर दीजिएगा, और आप किस सेमेस्टर में हो। जैसे प्रथम सेमेस्टर में तो अपने सेमेस्टर का नाम लिख दीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर गुरुजी, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। तो केवल फीस कितनी है आपकी? फीस की अगर बात की जाए तो मात्र और मात्र 100 रुपए फीस, केवल जियोग्राफी सब्जेक्ट की ही नहीं, केवल 100 रुपए फीस में जियोग्राफी ही नहीं मिलेगा, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। अरे आप तो एकदम प्रसन्न हो गए, बिल्कुल एक सब्जेक्ट नहीं, आपने बिल्कुल सही सुना, केवल एक सब्जेक्ट नहीं, आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपको मिलेगी। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत एडमिशन अभी शुरू कर लीजिए, एडमिशन ओपन हो चुका है, बहुत तीव्र गति से बच्चे जुड़ रहे हैं। जिनको भी जुड़ना है तुरंत जुड़ जाइए, देर बिल्कुल भी ना करें, जितना देर करोगे आप ही पछताएंगे, तो देर ना कीजिए।
तुरंत जुड़ जाइए। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, लिखित मॉडल पेपर, महामैराथन क्लास, रिवीजन क्लास, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज क्लास, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। आपका जैसे सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री है, हिंदी, संस्कृत, इतिहास है, या एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र और होम साइंस है, या कोई भी सब्जेक्ट आपका है, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, शिक्षा शास्त्र है, कुछ भी सब्जेक्ट आपके पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए करवाई जाएगी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। गर्ल्स ग्रुप और बॉयज ग्रुप दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप बनाया गया है। कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है, उसमें वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के आपको, ठीक है। पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर को साल फॉर्म में आपको दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चन पेपर आपके दोनों टाइप वाले, एमसीक्यूज टाइप वाले भी होंगे, ठीक है, लिखित टाइप का भी आपका होगा, जिसमें लघु दीर्घ टाइप के क्वेश्चन होंगे साल फॉर्म में। सब कुछ आपको मिलेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। आप किसी यूनिवर्सिटी से किसी भी कॉलेज में है, जैसे आप यूपी के सारे विश्वविद्यालय, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय, बिहार के सारे विश्वविद्यालय, ठीक है, ऐसे ही जितने भी विश्वविद्यालय आपके झारखंड के हैं, पश्चिम बंगाल, मतलब कि वहां तक तो हिंदी जाती नहीं है, अब जहां तक हिंदी समझी जाती है वहां तक की मैं बात कर रहा हूँ, उन सभी में यही चीजें पढ़नी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सारे विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं। वैसे जो उत्तर प्रदेश के तमाम सारे विश्वविद्यालय हैं उनका नाम जहां तक मैं जान पा रहा हूँ, जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस, ठीक है, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या, पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुम्भरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, ठीक है, झांसी मतलब रांची विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश के अधिकतर विश्वविद्यालय। तो आपका सिलेबस जो है यहाँ पर कवर होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वैसे सभी को जुड़ना चाहिए। मात्र 100 रुपए फीस है, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ सब कुछ मिलता रहेगा, क्लास, लिंक, वीडियो लेक्चर, पिछले साल की जो क्लासेस, मतलब कि पिछले साल के भी जो नोट्स वगैरह वो भी मिल जाएंगे आपको। यानी कहीं पर आपको कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, सीरीज वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना किताब लेने की जरूरत पड़ेगी। जो भी आपको मिलेगा, कंटेंट मिलता रहेगा, वो आप पढ़ते रहेगा, बहुत ही बारीकी के साथ आसान भाषा में सब कुछ समझाने का प्रयास रहेगा। चलिए, तो जिनको भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर और समझने का प्रयास करें। अब जैसे मैं ये सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, इस सिलेबस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप आसानी से इसको पढ़ते रहिएगा कि क्या क्या पढ़ना है हमको, हर एक टॉपिक को पढ़ते रहिएगा बहुत ही बारीकी के साथ। इकाई नंबर 2 में अपन को क्या पढ़ना भैया, इकाई नंबर 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 2 में पढ़ना है आपको महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, यानी कि ओशियंस माने महासागर, महासागर और महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, इसको लेकर के वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है ये बड़ा फेमस रहा है। इसको मैं अगर एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। पहले वेगनर महोदय ने कहा कि जो पृथ्वी थी इस तरीके से थी, मतलब पृथ्वी थी ये, अब पृथ्वी पे क्या था, पृथ्वी में क्या था, एक भूखंड था, पृथ्वी पर क्या था, पृथ्वी पर एक भूखंड था जिसका नाम क्या था, पूरा का पूरा भूखंड जो था, और दो मतलब कि एक पैंजिया नाम का भूखंड था, एक पैंजिया, तो इसको लिख लीजिएगा पैंजिया, ठीक है, देखिए बेटा पैंजिया, पैंजिया ये भूखंड भी, ये भूखंड था पैंजिया, और ये जो सागर है ये वाला, ये डाटत डाटत करके, ठीक है, इसमें पानी पूरा भरा था, पानी से चारों तरफ से भूखंड घिरा हुआ था, इसको बोलते हैं पैंथालासा। पैंथालासा नाम का क्या था, पैंथालासा नाम का एक सागर था, और पैंजिया नाम का क्या था, पैंजिया एक भूखंड है बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, पैंजिया क्या है, एक भूखंड है, ठीक है, और ये क्या है, एक महासागर है, यानी सागर मैं लिख दे रहा हूँ, ये एक सागर है, एक ही सागर था जो सभी में मिला हुआ था, ठीक है, पूरा का पूरा, और ये पैंजिया एक भूखंड था जो बीच में था। धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदलता गया, और समय बदला ऐसा बेटा कि समय, बहुत समय के बाद में ये कुछ तमाम क्रियाएं होती गई, और ये एक प्रकार से क्या हुआ, ये एक प्रकार से यही पैंजिया जो था वो 2 भागों में बट गया, एक भाग ऊपर वाला और एक भाग नीचे वाला। बीच की जो सक्रिय जल राशि एक प्रकार से अदा हो गई, मतलब जिन 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 सक्रिय जल राशि से एक प्रकार से बटा, उसको बोला गया टेथीज सागर, ठीक है, क्या बोला गया, टेथीज सागर के नाम से उसको संबोधित किया गया, ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्या हुआ, इसको बोला गया क्या, गोंडवाना लैंड, क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड बोला गया, ठीक है, गोंडवाना लैंड। और ऊपर वाले को क्या बोला गया, ऊपर वाले को बोला गया लारेसिया,
लारेशिया और एक नाम इसका और है अंगारा लैंड। ठीक है, तो इसको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आप बांट सकते हैं। अंगारा लैंड, मैंने कहा दोनों नाम बता दे ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो, कहीं पर भी आपको डिफीट ना मिले। तो पृथ्वी पर क्या था पहले, ये किसने बताया, बेगनर नाम के एक विद्वान है। ठीक है, वेगनर। ठीक है, यहाँ पर वाह ही रहेगा, बा नहीं रहेगा। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत ये थ्योरी देता है कि पहले क्या हुआ, एक भूखंड था, पूरा पृथ्वी थी, पृथ्वी एक भूखंड था जिसको पेंजिया के नाम से जानते थे, और उसके चारों तरफ जो था एक विशाल जलराशि थी, उसको जलराशि को क्या कहा गया, पैंथालासा कहा गया। फिर समय बदला और समय बदलने के साथ साथ क्या हुआ बेटा, इसमें क्या हुआ कि एक लारेशिया ऊपर वाला भाग जो अंगारा लैंड है वो बटा, और नीचे जो है गोंडवाना लैंड हो गया। तो इस तरीके से आज का जो महाद्वीप हमारा बना, आज का जो पृथ्वी बनी, इन्हीं से बनी। ऊपर यानी ये 0 डिग्री अक्षांश है आपका, 0 डिग्री। ठीक है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर वाला जो भाग था, यानी जितने भी भूमध्य रेखा से आज ऊपर देश हैं, जैसे यहाँ पर आपका, यहाँ पर अमेरिका पड़ता है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका अमेरिका हो गया, यहीं पर आपका ग्रीनलैंड हो गया, यहाँ पर आपका यूरोप पूरा पड़ता है। ठीक है, यूरोप से यहीं पर जुड़ा हुआ आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जुड़ता हुआ यहाँ पर चला गया आपका ये। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये एशिया महाद्वीप हो गया। यहीं से उत्तरी अमेरिका के नीचे क्या है आपका, ये यहाँ पर क्या है, यहीं पर आपका ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। दक्षिणी अमेरिका के नीचे आप देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, मेडागास्कर यहाँ पर पड़ता है। ऐसे ही आप नीचे यहाँ पर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ठीक है, न्यूजीलैंड वगैरह ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पूरा पड़ता है, अंटार्कटिका पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखते हैं दक्षिण भारत का, मतलब ये भारत का कुछ एरिया यहाँ पर पड़ता है पूरा, ये भारत का कुछ एरिया नीचे ही पड़ जाता है। ठीक है, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। इस तरीके से यहाँ पर कुछ और द्वीप वगैरह बीच बीच में पड़ते हैं, यानी जितने भी भूमध्य रेखा से नीचे वाले हैं वो सब गोंडवाना लैंड के पार्ट है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का बिखरा हुआ टूटे गोंडवाना लैंड बढ़ता चला गया। ठीक है, और ऐसे ही जो अंगारा लैंड से तमाम भूखंड टूटे, अंगारा लैंड से बने कौन से, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया का जो उत्तरी भाग है पूरा का पूरा। ठीक है, ग्रीनलैंड का पूरा इलाका, और जो नीचे वाला जितना भाग है आपका भूमध्य रेखा से, वो सब गोंडवाना लैंड की चट्टानों से बना है। गोंडवाना लैंड के टूटने से क्या हुआ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, जिसको लैटिन अमेरिका कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप पूरा, और साथ ही साथ में आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इसके अलावा आपका जो दक्षिणी भारत का इलाका है जो कि यहाँ से मतलब कि यहाँ से टूट करके गया, यानी कि अफ्रीका से टूट करके गया। ये सब चीजें आपस में जुड़ी। तो आज का जो वर्तमान हमारा ये दिख रहा है, ऐसे में इधर आप देखते हैं ये हिंद महासागर हो गया, इधर पूरा प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर हो गया, भूमध्य सागर यहाँ पर पड़ गया। इस तरीके से अंटार्कटिका, आर्कटिक सागर, ये महासागर और महाद्वीपों का निर्माण इस तरीके से वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पूरा बताता है। तो इस तरीके से पूरा सिद्धांत हम वैसे आपको अभी समझा दिए, लेकिन इसको हम समझेंगे कब, हम इसको समझते रहेंगे, आगे चलकर चैप्टर वाइज जो क्लास होगी उसमें हम चीजों को आपको बताते रहेंगे, तो आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको विस्तार से बारीकी के साथ मैं समझाने का प्रयास करूंगा, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहरहाल अभी सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूं तो इतना जबरदस्त आपको समझा रहा हूं, और जब मैं चैप्टर वाइज क्लास बताऊंगा तो कैसे समझाऊंगा, आपके रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर कर दिया जाएगा, तो परेशान ना हो। जो व्यक्ति आपके सिलेबस को इतना बारीकी के साथ समझा सकता है, वो एक प्रकार से एक दो वीडियो के मैराथन क्लास के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को भी कवर कर सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट का महामैराथन क्लास, रिवीजन क्लास एग्जाम के लिए टॉनिक का काम करता है। परीक्षा के अंतिम समय में आप एक दो वीडियो देख करके जाते हैं और परीक्षा में तबाही मचा करके आते हैं। ये रिकॉर्ड रहा है पिछले 7 वर्षों से। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके बीए के क्षेत्र में नंबर 1 चैनल बना हुआ है, और आप लोगों की वजह से ही बना हुआ है। आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना और कंटेंट हाई लेवल का बनाया जाएगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और कंटेंट हाई लेवल का आपका होता भी है। ठीक है, अब की बार मैंने और तमाम मेहनत करना शुरू कर दिया है, रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आपके टक्कर में कोई बच्चा नहीं बैठेगा एग्जाम में। अगर आपने शुक्ला स्टडी पॉइंट को देखा है, आप तबाही मचा करके आओगे। आप यूपीएससी लेवल भी आप देखते, यूपीएससी का पेपर देने जाओगे तब भी आपको ये चीजें याद आएंगी कि शुक्ला गुरुजी ने मुझे कुछ पढ़ाया था। ठीक है, चलिए चूंकि मैं 4 साल यूपीएससी की तैयारी भी कर चुका हूं, मैं बीएचयू से एमए भी कर चुका हूं, बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी हो चुकी है। तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। विस्तार से सारी चीजें पढ़ाई जाती है और सब कुछ समझ में आएगा। एक स्टूडेंट के मानसिक चीजों को मैं समझने का प्रयास भी करता हूं, क्योंकि मनोविज्ञान के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूं। तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इकट्ठा मिलेगा। चलिए, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो मैंने आपको समझाया, 1912 के अनुसार सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड पेंजिया थे। पेंजिया गलत लिखा है, पेंजिया और पैंथालासा। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको समझाने का समस्थितिकी। अगला जो टॉपिक आपका आइसोस्टेसी। ये क्या है बेटा? आइसोस्टेसी जो होता है, समस्थिति पृथ्वी की परपटी का गुरुत्वीय संतुलन है। ठीक है, इयरी और प्राट ये दो विद्वान हैं,
इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया है आइसोस्टेसिस की, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ चुका भूकंप। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत हमेशा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, एक भी बार पूछा, मतलब कि छोटा नहीं है, वहां से क्वेश्चन हमेशा आता, तो जिस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर मैं चर्चा भी कर देता हूँ, इसी वजह से जो इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्वालामुखी, यहाँ पर देख रहे हैं ज्वालामुखी निकल रहा है, ठीक है, ऐसे ही होता है ज्वालामुखी, समझने का प्रयास। मैं फिर से, भूकंप, भूकंप जो ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप आता है। भूकंप क्या होता है बेटा, अर्थक्वेक कहते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है। आपने भूकंप का अनुभव किया होगा, मेरे हिसाब से मैंने 2-3 बार किया, मेरे जीवन में 2 बार या 3 बार भूकंप आ चुके हैं, आपके जीवन में कम से कम 2 बार तो आए ही होंगे। ठीक है, तो भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण से उत्पन्न होते हैं। रिक्टर पैमाना जो होता है भूकंप की तीव्रता को मापता है, रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। पीएस ऐसी तरंगे निकलती हैं, भूकंप का अधिकेंद्र वगैरह होता है। भूकंप में क्या होता है, पृथ्वी कांपने लगती है, पृथ्वी, और ये भूकंप बेसिकली कहां पर आते हैं, या तो कहां पर आएंगे, या तो जैसे जब पहाड़ों पर भूकंप ज्वालामुखी फटती है, तो पहाड़ से निकलता ज्वालामुखी जब फटता है तो ग्राम से विस्फोट होता है, उसके एक प्रकार से कंपन से क्या होता है, पृथ्वी हिलने लगती है, और पहाड़ जब रहता है तो असंतुलन बिगड़ने लगता है। इसको आपको पारिस्थितिक, वो क्या बोलते हैं, संतुलन बोलते हैं इसको। ठीक है, संतुलन बोल सकते हैं, भू संतुलन। भू संतुलन जो होता है बेटा, भू संतुलन की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है, संतुलन बना रहता है। जैसे कि मान लेते हैं एक तरफ क्या होगा, जैसे एक तरफ महासागर है, जो सबसे गहरा गर्त, पृथ्वी का गड्ढा कितना है, 11,000, लगभग 11,033 मीटर गड्ढा है, यानी कम से कम मान लीजिए 11 किलोमीटर गड्ढा है प्रशांत महासागर में, मेरियाना ट्रंच नाम से। और एक सबसे ऊंची विशाल जो है क्या है, पर्वत श्रृंखला है, क्या नाम है उसका, माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत की चोटी है, नेपाल में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट चोटी सबसे ऊंची चोटी है। तो एक तरफ 8 किलोमीटर, 8,848 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि लगभग 9 किलोमीटर मान लीजिए, 9 किलोमीटर एक तरफ ऊंचाई है, और दूसरी तरफ बेटा कितना है, 11 किलोमीटर गड्ढा है। अब ये गड्ढा ऐसे देखो, ये समझे, ऐसे तालमेल बना रहता है। अब यही मान लेते थोड़ा सा इसमें इसमें संतुलन बिगड़ा, तो यह गड्ढा में संतुलन, तो इधर ये डगमगाएगा। लेकिन अगर यही, चूंकि जितना गड्ढा है उतना ऊपर है, इस तरीके से क्या हो, तालमेल बैठा हुआ है पृथ्वी पर पूरा, और यही तालमेल जब गड़बड़ाता तो इसी को भू संतुलन कहा जाता है, मतलब भू संतुलन कोई बिगड़ जाता है। इससे क्या होता है, तमाम प्रकार के लैंडस्लाइड होंगे, भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, मतलब अर्थक्वेक आएंगे, ज्वालामुखी फटेगा। और भूकंप आने के कोई एक कारण नहीं होते, कई कारण है भूकंप आने के, इसको विस्तार से हम चर्चा करते रहेंगे। भूकंप टॉपिक पर एक दिन विस्तार से मैं बताऊंगा किन किन कारणों से भूकंप आते हैं। कभी कभी जब बांध बनाते हैं हम, तब उससे भी जो जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, तो जल का जो दबाव होता है पृथ्वी पर पड़ता है, और पृथ्वी जो है एक प्रकार से दबाव बढ़ता है, तो उससे भी भूकंप उत्पन्न हो सकता है। भूकंप कई कारणों से होता है, ज्वालामुखी फटने से भी भूकंप आता है, कई सारी चीजें हैं, तो ये भूकंप होता है। ऐसे ही ज्वालामुखी और भूकंप से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान। ज्वालामुखी का हो भैया, ज्वालामुखी जो होता है ये पर्वतों में, बेसिकली समुद्रों में फटता है। ठीक है, स्टाम्बोली, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के जो है ज्वालामुखी का उदाहरण आप देख सकते हैं। ज्वालामुखी वह स्थल है जहां मैग्मा सतह पर बाहर निकलता है। मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर जो दहकता हुआ आग एकदम से होती है, उसको मैग्मा कहते हैं, लेकिन जब वो पृथ्वी से बाहर निकल जाता है विस्फोट के माध्यम से, तब वो लावा बन जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यह सक्रिय ज्वालामुखी एक होता है जो हमेशा, जिससे हमेशा लावा निकलता रहता है, मैग्मा निकलता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी। एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त माने क्या होता है, जो कि एक प्रकार से कुछ समय बाद निकलता है, फिर बैठ जाता है, फिर निकलता है, फिर लुप्त हो जाता है। और एक होता है मृत ज्वालामुखी, जो कि एक प्रकार से बहुत दिन हो गए उसको निकले हुए, विस्फोट नहीं हुआ उसमें। ठीक है, इस तरीके से तमाम प्रकार के ये चीजें आपको मिलती रहेंगी। क्लियर, बहुत ही बारीकी के साथ आप समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के कई प्रकार हैं, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करें। ज्वालामुखी कैसे फटता है, ज्वालामुखी फटने का जो तरीका होता है, अगर मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दूं, चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ ज्वालामुखी क्या है। देखिए, जैसे मान लेते बेटा, ये क्या होता है, एक पहाड़ होता है। ठीक है, ये पहाड़ है मान लेते, ठीक है, तो इस पहाड़ में नीचे क्या है, नीचे एक प्रकार की गर्मी बहुत ज्यादा, तापमान बढ़ता रहता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा एक प्रकार से गर्मी है। अब ये गर्मी क्या होती है बेटा, खूब गर्मी है। अब ये गर्मी क्या होती है, यहीं पर क्या होता है, नीचे से एक प्रकार से जो भाप होता है, जलवाष्प, तमाम प्रकार की चीजें होती है, वो बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। ये जो गैसें पृथ्वी के अंदर है, वो बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। आपको बता दूं कि जो गैस होती है बेटा, अगर वायु से हल्की होती तो वो ऊपर भागती है, यानी गैसें जो वायु से जैसे धुआं होता है ऊपर भागता है, तो जैसे बहुत भारी संख्या में जो गैस होती है वो ऊपर निकलने का प्रयास करती, भागती है ऊपर। तो उससे क्या होता है, जो यहाँ पर जो शिलाखंड है फटते चले जाते हैं, और ऐसे से रास्ता बनता चला जाता है। और जब ये रास्ता एकदम से बनता चला जाता है, यहीं पर आकर के कोई विशाल भूखंड होता है, यानी पर्वत है मान लेते हैं,
अधिकतर पर्वतों पर फटता है, ठीक है, ज्वालामुखी, या फिर मान लेते हैं समुद्रों पर फटता है। यहाँ पर क्या होता है, मान लेते हैं पर्वतों पर मैं बता रहा हूँ। अब होता ये है बाबू, यहीं से जो है ये नीचे से जो है ये गैसें ऊपर उठ रही खूब तीव्र गति से। यहाँ पर एक विशाल भूखंड है, ठीक है, वो बहुत टाइट है, वो नहीं फट रहा है। यहाँ पर क्या हो, कभी कभी ये चीजें ऐसे फैल जाएंगी तो सिल डाइक तमाम प्रकार के लेकोलिथ, फैकोलिथ, डेकोलिथ तमाम प्रकार की स्थलाकृतियां बनती चली जाती पृथ्वी के अंदर ही, ठीक है। लेकिन जब ये चीजें धीरे धीरे करके ये टकराव लगते लगते ये चीजें एकदम से कमजोर हो जाती हैं, बस जैसे एकदम मुहाने पर पहुंचता है, जैसे एकदम से बहुत तेज गति से इकट्ठा रुका रहता है। जैसे आप कभी मेढ़ी बांधे हो खेत में, धान का खेती करे हो, धान खेती में पानी खूब भर जाए, इंजन चला दो, और लेकिन जब मेढ़ दूसरे काटना हो तो मेढ़े पे आकर के पानी के अंदर सब रुक जाए, मेढ़ी पर पानी खूब रुक जाए। और जब एक बैग मेढ़ी आप काटते तो बम बम पानी बाहर निकलता कि नहीं निकलता है। तो वो जो पानी बाहर निकलता है तीव्र गति से, तो ठीक ऐसे ही जब ये खूब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ग्राम से क्या होता है, ये फट जाता है, एक ग्राम से आवाज आती, विस्फोट होता है, आसपास के इलाकों में कंपन होता है, वही कंपन भूकंप के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है बेटा, यहीं पर फटता है और जितना भी मलबा है ये ऊपर से निकलता रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे से ज्वालामुखी फटता है। अब ये अंदर तो है तब तक मैग्मा कहा जाता है, जब बाहर निकल जाता है लावा कहा जाता है। ये लावा कुछ दिनों तक ऐसे फैलता रहता है पृथ्वी पर, और जब ठंडा हो जाता है तो इससे काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी है जो कि कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो काली मिट्टी किससे बनती है, इसी से बनती है। जहां पर भी काली मिट्टी है वहां पर जान लीजिए ज्वालामुखी का लावा फैला हुआ था भविष्य में, मतलब पहले भूतकाल में। इस तरीके से ज्वालामुखी होता है। अगला होता है आपका, अगला टॉपिक हमको पढ़ना है जियो, मतलब भू सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। जियो सिंक्लाइन क्या है? जियो सिंक्लाइन जो होता है, भू सिंक्लाइन है, जियो सिंक्लाइन वे क्षेत्र है, भूसन्नति कहते हैं हिंदी में इसको, भूसन्नति कहते हैं, जियो सिंक्लाइन अंग्रेजी में वही क्षेत्र है जहां तलछट जमा हो जाते हैं और पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। जैसे एक विद्वान है उनका नाम है क्रोबर, क्रोबर का भूसन्नति सिद्धांत आया। क्रोबर महोदय ने क्या कहा था, क्रोबर महोदय ने कहा भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नतियां क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये स्थल खंड है, स्थल खंड पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई नदी बह करके आ रही है, नदियां अपने साथ अच्छे मतलब की तमाम प्रकार के मलबे बहा करके ला रही है। ये मलबा एक प्रकार समुद्र है, ये पानी है, समुद्र है, इस समुद्र में गिर रहा है, ठीक है, तो ये गड्ढा बन जाता है, इसमें गड्ढा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी नदियां मान लेते आ रही हैं, इधर गिर रही गड्ढे में, समुद्र है यहाँ पर पूरा फैला हुआ समुद्र, ठीक है, लेकिन ये नदियां आकर के गिर रही तो इससे गड्ढा, समुद्र तो बाकी बाहर बाहर ही ऊपर, लेकिन यहाँ पर गड्ढा बनता चला रहा है, गड्ढा बनता चला जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा सकरी, एकदम से पतली सकरी जल मतलब की तमाम गड्ढा। अब यहाँ पर जितना भी मलबा, नदियां अपने साथ मलबा बहा करके लाती, ये सब मलबा करके इसमें भरता रहेगा, इधर से मलबा करके तमाम इसमें इसे भरता रहेगा, ठीक है। अभी मलबा जब बेटा बहुत ज्यादा भर जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, बहुत मलबा भर गया यहाँ पर, तो क्या होगा, बहुत गड्ढा नीचे हो गया। अब यहाँ पर जब मलबा भर जाएगा तो दबाव पड़ेगा नीचे, जब नीचे की ओर दबाव पड़ेगा बेटा, यहाँ पर कैसा दबाव पड़ेगा, यहाँ पर दबाव पड़ेगा नीचे की ओर दबाव पड़ेगा, ठीक है। और जब दबाव खूब ज्यादा नीचे को पड़ेगा तो क्या होगा, जब दबाव नीचे पड़ेगा तो ये चीजें ये ऑटोमेटिक क्या होगा, इधर भागेगा, ये स्थल खंड ऊपर की ओर भागेगा, ये स्थल खंड ऊपर की ओर भागेगा, ये दबाव ऐसे बढ़ता रहेगा बेटा, और इस तरीके से ये पूरा इधर का एरिया पूरा करके क्या होगा, ग्राम से आपस में आकर के टकरा जाएंगे इधर से, ठीक है। ये एरिया, इस पर दबाव बढ़ेगा, क्या होगा, ये एरिया ऊपर उठेगा और यहाँ पर टकराएगा, इससे क्या होगा, ऐसे करके कि जितना भी मलबा होगा आपस में ये भी टकराएगा, ये भी ऐसे करके टकराएगा, जितना मलबा होगा बाहर निकलेगा खूब तीव्र गति से, और इसी मलबों से क्या होगा, एक वलन का क्रिएट होगा। वलन क्या होता है, इस तरीके से वलन निकलेगा। वलन माने क्या होता है, यानी कि चोटी घाटी ये सिस्टम, एक वलन तैयार होगा, इस तरीके से वलित पर्वतों का निर्माण होगा। क्रोबर नाम का एक विद्वान है, वो कहता है कि ये भूसन्नति जो बनी ये इसी तरीके से बनी। भूसन्नतियों से क्या हुआ, ग्राम से एक प्रकार से बल लगा, ऐसे रिफ्लेक्शन का बल लगा, ऐसे में जितना भी मलबा अंदर भरा था भूसन्नति के, वो मलबा ऊपर निकला और वो मलबा एक प्रकार से ऐसे वलन के रूप में ऐसे बनता चला गया और ऐसे चोटी घाटी वाला पर्वत बन गया। जैसे हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है, ऐसे ही रॉकीज पर्वत वलित पर्वत है। वलित पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों के द्वारा हुआ है, ऐसा बताया गया, ठीक है। जैसे कि आप नहीं समझ पाए होंगे तो आपको मैं एक बताता हूं, कभी कपड़ा फैलाए हो तार पर, तार जानते हो बेटा, तार मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, 1 मिनट रुकिएगा, परेशान नहीं होना है आपको, तबाही एकदम से, आप आज से पहले ऐसा समझे नहीं होंगे कि भाई ये चीजें क्या होती है। देखो ऐसा एक तार दिख रहा है आपको, ये तार दिख रहा है बेटा, ये तार दिख रहा है ना। अब इस तार पर मान लेते हैं कपड़ा फैलाओ कभी, तो ये तार किनारे का है, ये तार किनारे का मान लेते हैं, ये मैं पकड़ लिया हूं इधर ताकि आपको दिखे पूरा स्क्रीन में, ये तार है। लेकिन अब यहीं पर क्या होता है, कुछ चीज हम फैला रहे हैं, अब इस पर कुछ बीच में फैलाओगे तो ये देखिए गड्ढा बन रहा है, ये गड्ढा। अब ये गड्ढा देखिए, यहाँ पर मेरा हाथ देखे मेरा कहां पर है, किस सिधाने पर है, लेकिन जब यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा बीच में, कोई है नहीं दिखाने को, देखिए ये अब देखिए मेरा हाथ धीरे धीरे ऊपर उठेगा,
यहाँ पर जब गड्ढा बनेगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा नीचे दब की ओर, ये मेरा हाथ पकड़ के देखो ऊपर जा करके, जितना गड्ढा और गहरा होता जाएगा, जितना अच्छा लगेगा, ग्राम से इससे हाथ लड़ जाएगा फिर, ठीक है। और फिर इसी जो मलबा यहाँ पर भरा होगा, क्योंकि ये भी बटुरता मतलब सिकुड़ता रहेगा, और यहाँ से मलबा निकल के ऊपर निकलेगा और क्या बन जाएगा, वलन का निर्माण कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे तार फैलाए हो, कभी तार पे कपड़ा फैलाए हो, तो किनारे किनारे जहां पर आप तार बांधे रहते हो, वहां पर कपड़ा थोड़ी फैलाते हैं, आप बीच में कपड़ा फैलाते हैं, तो किनारे किनारे का तार ऑटोमेटिक ऊपर रहता है, नीचे वाला धंसता चला जाता है। एक समय ऐसा आएगा कि बीच में कितना ज्यादा तरवा फैला दोगे, तो किनारा खुटिया उटिया से निकाल करके आ जाएगा, ग्राम से लड़ेगा, समझ रहे हैं। ऐसे ही जब एक बहुत बड़ी भूखंड है, उसपे बहुत ज्यादा मलबा आ गया, बहुत दबाव नीचे की ओर पड़ा, जब दबाव पड़ा तो ग्राम से आकर के स्थल खंड टकराया, और जितना मलबा बीचवा में भरा रहा, वो सब मलबा ऊपर उठा, और इसे बनते चला गया। का भैया का बनेगा, वो बनेगा वलित पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत ऐसे ही बना है, समझो। अब यह मेरे समझाई बगैर तो आपके समझ में आ ही जाए, कहाँ गवा हो। हाँ, तो इस तरीके से आपने समझा, ऐसे विस्तार से समझो, कोनो जरूरत ना एकदम से बहुत कठिन चीज ना हो, ये सब ऐसे समझाई दिया कि तबाही आई जो आप कहबो कि गुरुदेव तो मजा लाई दे, तो भू श्रृंखलाएं यह है भैया, क्या होता है कि जहां पर तलछट जमा हो जाते हैं और पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, ऐसे बनता है। क्रोबर नाम का विद्वान भूसन्नति का सिद्धांत देता है, बहुत जबरदस्त। अगला टॉपिक है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी का हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी मतलब होता है प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, उसके द्वारा भी पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई प्लेट आपस में टकराती हैं, देखिए पृथ्वी की परपटी कई कठोर प्लेटों से बनी हुई है, जो मेंटल पर तैरती रहती है। इसके टकराव से भूगर्भीय घटनाएं होती, तमाम चीजें होती है। जैसे कि आप देखते हैं जो हमारा भारत बना है ना, वो भारत इसी टकराव से बना है। प्लेट तमाम सारी प्लेट है, जैसे कि जो है तमाम प्लेटों की, अगर ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, ठीक है, नार्डिक प्लेट है, नजका प्लेट है, ठीक है, ऐसे तमाम प्लेटें हैं। जैसे ये भारत जो अपना ये दक्षिण वाला भारत है, ये यहाँ पर भारत में नहीं था, बेसिकली उत्तर भारत ही भारत का हिस्सा पहले रहा था। दक्षिण भारत कहाँ से टूट करके आया, जो है ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहीं से बहता हुआ आकर के यहीं से गड़ाम से लड़ा। और कुछ लोगों ने कहा कि इसी लड़ने से क्या हुआ, यहीं पर एक प्रकार से वलित पर्वत का निर्माण हो गया, जो है इसके लड़ने से, इसके यहाँ चूंकि प्रेशर से के साथ अगर के लड़ा ये दक्षिण भारत का पूरा हिस्सा, इससे क्या हुआ, जो यहाँ पर जो चीजें थी इसका भाग ऊपर उठ गया और वलित पर्वत का निर्माण हो गया। तो ये बताता है भैया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो पर्वत निर्माण की है, अलग अलग विद्वानों ने बताया भैया, तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो प्लेट टेक्टोनिक ये है। अगला इकाई, तो ये हो गई 2 इकाई। तीसरी इकाई क्या है, तीसरी इकाई आपकी है, तीसरी इकाई की अगर बात की तो स्थल मंडलीय प्रक्रियाएं, लिथोस्फेरिक प्रोसेस, इकाई नंबर 3। देखिए चट्टाने, रॉक्स के बारे में आपको पढ़ना। चट्टान क्या होती है, चट्टाने खनिजों के प्राकृतिक समूह होते हैं। जैसे चट्टानों में आग्नेय चट्टाने होती हैं बेटा, कायांतरित चट्टाने जो अपना रूप बदल लेती हैं, अपनी काया माने काया, आंतरिक माने बदल लेना, जो अपनी काया को बदल लेती हैं वो कायांतरित चट्टाने कहलाती हैं, ठीक है। और तलछटी प्रकार की चट्टाने भी होती हैं। तलछटी माने जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादित चट्टाने जिनको कहते हैं, तो सब चट्टाने, ठीक है। इसके बारे में चर्चा होती रहेगी। भ्रंशन क्या होता है, भ्रंशन भी एक क्रिया होती है। भ्रंशन के द्वारा होता यह है बाबू, भ्रंशन समझने का प्रयास करें। भ्रंशन माने क्या होता है, परपटी की परतें दबाव के कारण से वलयित हो जाती हैं, जिससे पर्वत बनते हैं। वलयित मतलब कि ये वलन ऐसे से पड़ जाता है। अब भ्रंश कैसे होता है, भ्रंश माने दरार पड़ जाना। जैसे ये भूखंड है कोई, अब इसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इधर से भूखंड में इधर से प्रेशर पड़ रहा है, खूब ज्यादा दबाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कभी कभी क्या हो जाएगा, ये हिस्सा मतलब बीच वो हिस्सा कमजोर है, यहाँ पर खूब दबाव पड़ेगा, या तो ये हिस्सा कुछ हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाएगा, या तो ये हिस्सा नीचे की ओर दब जाएगा, तो ये भ्रंश होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं फोल्डिंग, जो वलन पर होता है, और एक होता है आपका भ्रंश, जिसको ये भ्रंशन है, ये होता है आपका, एक होता है आपका भ्रंश। इससे क्या होता है, कुछ चीजें ऊपर, तो भ्रंश पर्वत या भ्रंथोस पर्वत ऊपर उड़ गया तो पर्वत बन जाता है, नीचे धस गया तो घाटी, भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। रिफ्ट वैली जिसको आप कहते हैं। क्लियर ये बात। आप जैसे कि आप कोई भी चीज है, आप जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं, जैसे ये मेरे पास पेपर है बेटा, ये पेपर है, ठीक है, मैंने इस पेपर को निकलवाया है, ये पेपर मान लेते हैं, जैसे ये पेपर है। अब इसको यहाँ से, जैसे एक चट्टान है मान लेते हैं, अब इस चट्टान को हमने क्या किया, इस चट्टान को यहाँ से दबाव डाला। अब दबाव डाल रहा हूं मैं, दबाव डाल रहा हूं, तो ये देखिए दबाव डालने पे क्या हो रहा है, ये देखिए, ये दबाव जब हमने डाला, इसे करके दबाव डाला तो ये ऊपर उठ गया, और दबाव यही जब थोड़ा सा इसे कभी नीचे भी उठ सकता है, जब नीचे होगा तो घाटी, गड्ढा बन जाएगा तो घाटी हो जाएगा, और यही चीज जब ऊपर उठ जाएगी तो ये ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा या पठार हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इसी वजह से पर्वत और पठार का निर्माण होता है।
ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको समझाया। तो कहाँ चला जाता भैया, हाँ ये वाला गुम हो जाता है। यही होता है भ्रंश और भ्रंतोष। इसमें कोई ज्यादा भ्रंशन माने मतलब भ्रंश माने दरार पड़ जाना, दरार से चीजें हो जाती, गड्ढा कभी हो जाता है कभी ऊपर उठ जाता है, ठीक है। भ्रंश परपटी का टूटना होता है, जब भूपरपटी टूट जाती है। खिंचाव खिसकना होता है जिससे भूकंपीय गतिविधियां उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपक्षय और अपर्दन क्या है? अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय को क्या बोलते हैं? बेदरिंग कहते हैं, अपर्दन को इरोजन कहते हैं। अपक्षय और अपर्दन को अगर मिला देते हैं बेटा तो उसी को अनाच्छादन कहते हैं। अपर्दन और अपक्षय दो क्रियाओं को मिला देंगे तो अनाच्छादन होगा। जैसे मान लेते हैं जब कोई क्या होता है, अपक्षय चट्टानों का टूटना होता है। चट्टान जब टूट जाए अपने स्थान से, चट्टान कैसे टूटेगी? या तो हवा बहुत तेज लगी टूट जाए, या कोई जो है कोई रासायनिक क्रिया हो जाए टूट जाए चट्टान, या फिर कोई जल आए टकरा दे टूट जाए, या कोई मनुष्य हथौड़ा मार के तोड़ दे, कई प्रकार से। तो चट्टानों का केवल अपना विखंडन हो जाना, भ्रंश पड़ जाना, दरार पड़ जाना, चट्टानें टूट जाती हैं। चट्टानों के टूटने को क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। अपक्षय यानी टूट जाना। अपर्दन, अपर्दन माने जिसने तोड़ा है वो अपने साथ ऐसे बहा करके लेते चला जाए, जैसे कि हवा ने अगर तोड़ा तो हवा उड़ा करके ले जाए, ठीक है, ठीक है। जब उड़ा करके ले जाए हवा, और हवा उड़ा करके मान लेते ले जा रही है, और जहां पर छोड़ेगी उसको उसको बोलेंगे छोड़ने की प्रक्रिया निक्षेपण, टूटने की प्रक्रिया अपक्षय, और इसके बहने की प्रक्रिया, ले जाने की प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट क्रियाएं हैं। समझ रहे हैं चीजों को? अपक्षय माने कोई भी चीज टूट जाए, जैसे मान लेते हैं एक स्थल भूखंड रखा हुआ है, एक पत्थर है, चट्टान है, उस चट्टान पर आकर के जल की धारा टकराती है। अब जल की धारा टकराने से वो पत्थर टूट जाता है, तो टूटने की क्रिया अपक्षय, और उस पत्थर जो टूटा उसको एक प्रकार से वही जल बहा करके ले जा रहा है, वही जल बहा करके ले जा रहा है। अब ले जाने की प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। क्या कहलाती है? इरोजन, अपर्दन कहलाती है। समझ रहे हैं? टूटने की प्रक्रिया बेदरिंग कहलाती है, अंग्रेजी में बेदरिंग, हिंदी में अपक्षय। ले जाने की प्रक्रिया इरोजन यानी कि अपर्दन। और जब वही नदियों की जलराशि जो मतलब तेज गति से खूब बह रही नदियां, अब वो नदियों की जब गति कुछ कभी ना कभी तो धीमा होगा, जब धीमी हो जाती है तो वो अपना जो है, जब पत्थर नहीं बहेगा, धीमी हो जाएगी तो पत्थर रुक जाएगा, तो वही रुकने की अब जब नदियां छोड़ देती है अपना निक्षेप, निक्षेप माने मलबा, तो उसी को निक्षेपण कहा जाता है। निक्षेपण से डेल्टा का निर्माण वगैरह होता रहता है, तो ये सब चीजें होती है, ठीक है। अपर्दन से क्या? अपर्दन से कणों का हटाव और स्थानांतरण होता है, और अपक्षय से चट्टानों का टूटना होता है। क्लियर? नीचे समझ में। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र यानी साइकिल ऑफ इरोजन क्या होता है? अपर्दन चक्र जो है, डेविस और पेंक नाम के विद्वानों ने अपर्दन चक्र पर बड़ा काम किया है। डेविस कहते हैं कि अपर्दन चक्र 3 अवस्थाओं में होता है। पहला युवा अवस्था, अपर्दन की युवा अवस्था जब एकदम धधकता हुआ रहता है। परिपक्व अवस्था और वृद्ध अवस्था, 3 अवस्थाएं होती है अपर्दन की। एक बार तो खूब तीव्र गति से बहेगा, फिर धीरे धीरे बहेगा, फिर वृद्धावस्था में एकदम छोड़ जाएगा निक्षेपण की। तीन, हर दिन होत ना एक समाना, यानी हर दिन एक जैसा नहीं होता किसी भी व्यक्ति का। अगला है आपका अफवाह प्रतिरूप, यानी कि डेरेंस पैटर्न्स। अफवाह माने होता है कि फैलाव, नदियों का अफवाह होता है, ठीक है। नदियों का नेटवर्क उनके मार्ग के अनुसार विभिन्न प्रतिरूप बनाता है, जैसे जो है डेंड्राइटिक या फिर रेडिकल, ये सब एक जो है क्या है? अफवाह प्रतिरूप है। जैसे मान लेते ये गंगा नदी बह रही है, इसके बगल से आकर के क्या यमुना आकर के मिली, इधर से और नदी ऊपर से आकर के मिलती रही, नीचे से नदियां मिलती रही, ठीक है, गंगा बह रही है, इसमें नीचे से ऊपर से नदियां तमाम मिलती रही। तो एक प्रकार से जो नदियों का, सभी नदियों का मिला करके जो स्ट्रक्चर आकर के बन गया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो बना, इसी को अफवाह प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। ये जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा का अफवाह क्षेत्र। क्लियर? अगली इकाई, इकाई नंबर 4 देखो भाई। इकाई नंबर 4 में क्या पढ़ना है आपको? इकाई नंबर 4 की अगर बात की है तो इकाई नंबर 4 में स्थल रूपों का निर्माण यानी लैंड फॉर्म डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या चैप्टर जो शामिल है, उसमें चैप्टर में अगर मैं आपको बताऊं तो नदीय स्थल रूप शामिल है, इसको आप फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। नदीय स्थल रूप शामिल है इसमें। नदीय स्थल रूप क्या होता है? नदियां क्या होती बेटा? अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण से घाटियों का निर्माण, मेंडर्स और डेल्टा का निर्माण करती रहती है, एस्चुरी का निर्माण करती रहती है। जैसे मान लो नदियां जो होती हैं बह रही हैं, अब जब बहेंगी तो क्या होगा? अपने साथ कुछ पत्थर को तोड़ेंगी और अपने साथ तमाम मलबा बहा करके ले जाएंगी। वही मलबा जब जहां पर छोड़ेंगी तो निक्षेपण हो जाएगा वहां, ठीक है। तो उससे क्या होगा? कहीं पर छोड़ेंगी तो उससे जो है क्या बन जाएगा? एक तो जब छोड़ेंगी तो उससे मार्ग, नदियों से मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होगी। जैसे मान लेते हैं, अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे नदी यहाँ से बह के आ रही है, ठीक है,
यहाँ पर मार्ग में एक पत्थर है, इसको तोड़ दिया आप, अच्छा होगा, इसको अपने साथ पत्थर को बहा करके ले जा रही है खूब तेज गति से, तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, इस तमाम मलबा, इसे नदियां तमाम मलबा लेकर के आती है, वो मलबा जब छोड़ती है, मलबा मानते आगे छोड़ दिया, अब ये मार्ग अवरुद्ध हो गया नदियों का, ठीक है। मार्ग जब अवरुद्ध हो गया बेटा, ये नदियां क्या होती है, पतली पतली धाराओं में बहती हुई चली जाती हैं। नदियां क्या होती है, इससे पतली पतली धाराओं में छोटी छोटी बढ़ जाती हैं। इससे बीच का इलाका में क्या होता है, पूरा का पूरा एक डेल्टा का निर्माण हो जाता है। कुछ नदियां क्या है, ऐसे डायरेक्ट गिरती हैं, खूब तीव्र गति से गिरती हैं और समुद्र में जाकर के एकदम से गिरती हैं और समुद्र में गड्ढा बन जाता है, इस गड्ढे को एस्चुरी कहा जाता है, ठीक है। तो जो इधर से आती है नदियां, जो अरब सागर में गिरती हैं बेसिकली, वो नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, देखिए ये आपका, ये अरब सागर इधर है, ठीक है, यानी इधर से नदियां बह करके आएंगी, वो तीव्र गति से गिरेंगी, गड्ढा बनाएंगी समुद्र में, उसको एस्चुरी कहेंगे। और ये नदियां जो हिमालय से निकल करके आती हैं, वो जाकर के कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर गिरती है, तो वो नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। तमाम स्थलक नदी के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनाई जाती है, उसी को बोलते हैं डेल्टा वगैरह हो गया, ठीक है। डेल्टा कब बनता है, नदियों की जब गति कम हो जाती है तो वो नदियां अपनी अपनी धाराओं में बदल जाती है इधर उधर, ठीक है। और तो इसका जो निक्षेपण मलबा होता है, उसी के छोड़ने से कभी कभी घाटियां बन जाती, कभी कभी एक प्रकार से डेल्टा का निर्माण हो जाता है, गोखुर झील भी बन जाते हैं। गऊ के खुर के समान झील को गोखुर झील कहते हैं, ठीक है। गऊ का खुर कैसा होता है, इस तरीके से होता है गऊ का खुर, ठीक है। ये गऊ का खुर देखिए ऐसे होता है, इसके बीच में आप देखते हैं यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कुछ भर गए, तो यहाँ नदियां निकल कर ऐसे निकल गई, फिर ऐसे निकल गई, इस तरह सर्पिलाकार बीच बीच में से गऊ का खुर बनता रहता है, ठीक है। ये चीज तो यही होता है नदियों का स्थलीय रूप, यानी कि नदियों के द्वारा जो स्थल का निर्माण होता है, जैसे डेल्टा वगैरह, ठीक है। अगला अगला आपका टॉपिक क्रस्ट स्थल रूप, यानी क्रस्ट लैंड फॉर्म्स। क्रस्ट लैंड फॉर्म्स की अगर बात की तो ये क्या है बेटा, क्रस्ट लैंड फॉर्म, ये क्या होता है, क्रस्ट स्थल रूप। इससे क्या, जैसे क्रस्ट स्थल रूप चूना पत्थर क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय से बनते हैं, जैसे कि गुफाएं और सिंक होल, ये सब। जैसे कि मान लेते चूना पत्थर जो है, उसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है, वो पत्थर से टूटने से तमाम स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, हम चर्चा करेंगे। वो होता है आपका क्रस्ट पर, यानी कि ऊपर पृथ्वी के बनती है। तीसरी होती है पवन के द्वारा, यानी हवा जो होती है, जैसे बालू का स्तूप, रेगिस्तान के इलाके में हवा खूब तेज से चल रही है, वहां से खूब बालू उठाई और उस बालू को इकट्ठा जाकर खूब उठाई, जब तक हवा में दम है तब तक उड़ाती रही, और जब दम खत्म हो गया, उसका गति खत्म हो गई, तो उसको छोड़ दिया। अब छोड़ा तो ये इकट्ठा बालू इकट्ठा हो गई, तो स्तूप बन जाता है। स्तूप माने जैसे बालू खूब इकट्ठा, तो इसे एक टीला बन गया बालू का, ठीक है, ऐसे टीला बन गया, यहाँ से एक टीला बन गया ऐसे गुफा टाइप का, उसी को बालू का स्तूप कहते हैं। तो ऐसे चीज, यानी ठीक है। रेगिस्तान में पवन द्वारा बनाए गए स्थल रूप, जैसे बालू के डिब्बे, या जिसको आप जो है यारडंग कहते हैं, ठीक है, यारडंग कहते हैं, या फिर बालू का स्तूप कहते हैं, ये सब पवन के द्वारा यानी कि हवाओं के द्वारा बनते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका हिमानी स्थल रूप। हिमानी यानी कि बर्फ के जो पहाड़ होते हैं उनको हिमानी कहते हैं, ग्लेशियर कहा जाता है। तो ग्लेशियल लैंड फॉर्म्स, ग्लेशियर के द्वारा जो क्या बनता है बेटा, ग्लेशियर जो होता है, इससे क्या बनता है, जैसे कि बर्फ के ऊपर जो पहाड़ पे जो बर्फ जमी रहती है, बड़े बड़े पहाड़, उनसे ग्लेशियर, उसी को ग्लेशियर कहते हैं। जैसे कि गंगा नदी जो है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से, ब्रह्मपुत्र नदी चोमायुंगडुंग नाम का ग्लेशियर से निकलती है। तो ये सब जो ग्लेशियर से निकलती है नदियां, नदियां जो ग्लेशियर से निकलती है बेटा, इससे होता क्या है कि ये बर्फ के पहाड़ होते हैं, यही पिघलते हैं। तो यही पिघलने से क्या होता है, इसके पिघलने से तमाम स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पिघलने से भी और कई तरीके से। हिमनद अपर्दन, हिमनद माने कि जब टूटते हैं ये, हिम नदी मतलब पहाड़, मतलब बर्फ की नदी को हिमनद कहते हैं। हिमनद अपर्दन और निक्षेपण से सर्क, मोरेन, ड्रमलिन, ये तमाम प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है, ठीक है। तटीय स्थल रूप, तटीय यानी कि जो कोस्टल लैंड फॉर्म्स है, कोस्टल लैंड फॉर्म मतलब कि जो समुद्र के किनारे जो बनते तमाम प्रकार की स्थलाकृतियां। लहरों और ज्वार भाटा से समुद्र तट पर जो क्लिफ, बीच और लैगून नाम की जो चीजें बनती हैं, वो सब चीजें जो है समुद्र के किनारे वाली चीजें, उसको बोलते हैं हम तटीय स्थल रूप, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इकाई नंबर 4 को समझा। इकाई नंबर 5, इकाई नंबर 5 की अगर बात की, क्या है बेटा इकाई नंबर 5 में, इकाई नंबर 5 का टॉपिक आपके समझ लिखा वायुमंडल की संरचना, ठीक है, और उसकी प्रक्रिया। ये सब मैंने अपने हिसाब से सेट किया, जो जो आपको पढ़ना है, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इकाई नंबर 5 को आपको क्या पढ़ना है, वायुमंडल की संरचना और प्रक्रिया, यानी कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की संरचना की अगर बात की जाए, तो पहला टॉपिक इसमें क्या पढ़ना है अपन को,
पहला टॉपिक पढ़ना है भैया वायुमंडल की संरचना, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए वायुमंडल पृथ्वी के घेरे हुए गैसों का एक मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन 88 मतलब नाइट्रोजन 78%, ठीक है, ऐसे ही आपका ऑक्सीजन 21% और भी कार्बन डाइऑक्साइड 0 कुछ परसेंट। इसमें नाइट्रोजन कितना है 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियान आदि होती हैं। यह पृथ्वी के जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये चीजें ध्यान रखेंगे। वायुमंडल जो होता है हमको चारों तरफ से घेरे हुए है। वायुमंडल की कई सारी परतें हैं जिन परतों में अलग अलग अनुसार क्रियाएं होती हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ये भी एक टॉपिक अपना है। इसमें 5 परतें होती है बेटा बेसिकली। पहला है क्षोभ मंडल जिसको आप ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, जिसमें मौसमी घटनाएं सारी की सारी यहीं पर होती हैं। दूसरा है समताप मंडल जिसको आप स्ट्राटोस्फीयर बोलते हैं। तीसरा होता है मध्यमंडल, मध्यमंडल को मेसोस्फीयर बोलते हैं। और चौथा होता है आपका आयन मंडल, थर्मोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, जहां पर रेडियो एक्टिव चीजें होती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। समताप मंडल में हवाई जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल में मौसमी क्रियाएं, बारिश वगैरह, बादल वादल जो बनते हैं, बिजली चमकती है, सब यही चमकती है। आयन मंडल में जो है जैसे कोई सैटेलाइट वगैरह, उपग्रह वगैरह जो छोड़ना होता है वो छोड़ा जाता है आयन मंडल में। बहिर्मंडल जो होता है इन सभी से बाहर होता है एक्सोस्फीयर होता है सबसे ऊपर वाली परत। प्रत्येक परत की ऊंचाई, तापमान और विशेषताएं अलग अलग होती है। इनको जब हम चर्चा करते रहेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ना है। ऐसे ही अगला टॉपिक आपका है तापक्रम वितरण, यानी कि जिसको आप इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन जो होता है ये क्या होता है बेटा, तापमान वितरण जो होता है, तापक्रम वितरण जिसको आइसोलेशन कहते हैं, सूर्यातप भी कह सकते हैं। सूर्य से आने वाली उष्मा की पृथ्वी पर असमान वितरण को दर्शाता है। यह अक्षांश समुद्र तल से ऊंचाई, पवन और समुद्री धाराओं पर डिपेंड करता है कि कहां पर कितनी उष्मा होगी, ठीक है। ये तो इसी को बोलते हैं आइसोलेशन। सूर्य से आने वाली उष्मा को आइसोलेशन यानी कि सूर्यातप बोलते हैं, या सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती है वो। अगला टॉपिक है वायुमंडलीय दाब और पवन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, यानी कि वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार को कहते हैं। वायु का कितना, क्योंकि वायु का भी वजन होता है अपना, वायु का कितना भार है उसी को वायु का दाब कहा जाता है। वायु दाब जो होता है, अगर वायु ठंडी होगी तो वायु का दबाव ज्यादा होगा तो वायु नीचे आएगी, ठीक है। वायु का दबाव कब कम होगा, गर्मियों में वायु दाब कम होता है, ठंडियों में वायु दाब ज्यादा होता है, ठीक है। ठंडियों में आप देखते कोहरा नीचे क्यों आता है, क्योंकि उसमें वायु में नमी जो है ज्यादा हो जाती है, तो वायु जो है वजन में ज्यादा हो जाती है तो नीचे आती है, ठीक है। लेकिन जब गर्मी होती है तो वायु में नमी कम हो जाती है तो गर्मी में हवाएं ऊपर उठती हैं। और जब हवाएं ऊपर उठती हैं ऊपर जाती तो ऊपर चूंकि ठंडा माहौल है वहां से फिर बरस जाती है, यानी कि संघनन हो जाता है और बारिश हो जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखते हैं। पवन वायुमंडलीय दाब के अंदर से चलती है और इसमें अस्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें जो होती हैं शामिल होती है। वायु दाब से ही ग्लेशियर मतलब वायु दाब से ही चक्रवात, प्रतिचक्रवात यानी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये सब चीजें क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो टॉपिक है आपका मतलब इकाई है इकाई नंबर 6। इकाई नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 6 यूनिट नंबर 6 वायुमंडलीय घटनाएं और एटमॉस्फेरिक फिनोमेना आपको पढ़ना है, ठीक है। वायुमंडलीय घटनाओं में क्या क्या चीजें, जैसे कि आपका अगला टॉपिक क्या आएगा, वायु प्रवाह और मोर्चे, यानी कि एयरमॉसेस एंड फ्रंट्स, यानी कि वायु प्रवाह विशाल वायुमंडलीय पिंड है जिनके तापमान और नमी के में समानता होती है। मोर्चे यानी कि इसको फ्रंट्स कहते हैं, फ्रंट्स, ठीक है। उन क्षेत्रों को कहते हैं जहां विपरीत गुणों वाली वायुमंडलीय पिंड टकराते हैं, यानी कि जिसको आप फ्रंट्स कहते हैं, जिसको आप वाताग्र कह सकते हैं। मोर्चा मतलब कि वाताग्र, इसको अंग्रेजी में थोड़ा सा इसको गलत लिख गया है, मतलब कि वाताग्र जहां पर ठंडी जलराशियां और गर्म जलराशियां आपस में मिलती हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, उनको वाताग्र कहते हैं। यानी जहां पर ठंडी जलराशि मतलब ठंडी वायु धारा और गर्म वायु धारा आपस में मिलती है तो संघनन होता है, वो चीज वाताग्र कहलाती है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। साइक्लोन जो होता है बेटा क्या होता है, चक्रवात निम्न वायु दाब क्षेत्र होता है जहां हवाएं जो होती हैं केंद्र की ओर घूमती हैं, यानी कि यहाँ पर हवाएं जो होती है निम्न वायु दाब क्षेत्र होता है केंद्र में, ठीक है, और हवाएं केंद्र की ओर घूमती हैं। प्रतिचक्रवात उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है जहां हवाएं बाहर की ओर चलती है। जो उच्च वायु दाब होता है उसमें प्रतिचक्रवात होता है और निम्न वायु दाब में चक्रवात होता है। चक्रवात में हवाएं घूमती हैं जबकि प्रतिचक्रवात में हवाएं घूमती नहीं है। मौसम साफ रहता है प्रतिचक्रवात में, चक्रवात में मौसम बारिश के साथ हल्की हल्की बारिश होगी, हवाएं चलेंगी, तूफान आएगा। दोनों ही मौसमी स्थितियों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगला है आपका टॉपिक आर्द्रता, वर्षा और वर्षण के प्रकार। ह्यूमिडिटी को आर्द्रता कहते हैं, प्रेसिफिक्शन एंड रेनफॉल टाइप्स। देखिए आर्द्रता जो होती है बेटा, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है, वायु में कितनी नमी है, वायु की नमी को ही आर्द्रता कहते हैं, ठीक है।
वर्षा जल की बूंदों का पृथ्वी पर गिरना होता है। वर्षा माने क्या होता है? पृथ्वी की बूंदें, चूंकि यहाँ पृथ्वी पर वर्षा कैसे होती है? पृथ्वी मान लेते बहुत सघन है। पृथ्वी क्या है बेटा? सॉरी, पृथ्वी मान लेते बहुत गर्म हो गए, मतलब जब गर्मी आती तभी बारिश की होती, गर्मी के बाद। तो गर्मी में क्या होता है, जो समुद्र में चीजें होती हैं या फिर जो सब जगहों पर चीजें होती हैं वो गर्म आ जाती है, मतलब ये वायु गर्म हो जाती है। यही गर्म वायु ऊपर उठती है, और जब ये गर्म वायु ऊपर उठती है तो क्या होता है, ऊपर उठ करके खूब ऊपर जाती है, हल्की हो जाती है, क्योंकि गर्म वायु हल्की होती है। ठंडी वायु वजन में ज्यादा होती है तो नीचे आती है। ठंडियों में कोहरा पड़ता है, गर्मियों में क्या होता है, ये चीजें ऊपर उठ जाती है। और जब ये गर्म हवाएं ऊपर उठती है तो ऊपर ठंडा माहौल भी है, ठंडी हवाएं हैं। उन ठंडी हवाओं से जाकर के गर्म हवाएं टकराती हैं। अब जब ये टकरा जाती हैं तो उससे क्या होता है, ठंड और गर्म के टकराने से बूंदे बन जाती हैं। आपने कभी देखा होगा, आपने ठंडा पिया है? ठंडा जब आप बाहर निकालते हैं फ्रिज से और उसको बाहर रखते हैं, ठीक है, तो फ्रिज का चूंकि टेम्परेचर आपका ठंडा वाला होता है, लेकिन इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है गर्म हो जाता है। जब वो बाहर रखा जाता है तो वहां पर गर्म हवाएं करके उस ठंडे बोतल से टकराती हैं। जब ठंडे बोतल से गर्म हवाएं करके टकराती हैं बाबू, तो होता क्या है, जल की बूंदों का निर्माण हो जाता है कि नहीं हो जाता है? वही जल की बूंदें जो होती हैं वो संघनन क्रिया होती है, यानी कि गर्म हवाएं जब टकराती किससे, ठंडे चीजों से, तो क्या हो जाता है, जल की बूंदें बन जाती हैं। जैसे कि आप इस जो है बोतल, ठंडे के बोतल पर आप जैसे कुछ देर रख दीजिए उसको, तो आप देखें बूंदें जल की छोटी छोटी बन जाती है। पानी आपने खरीदा होगा कभी स्टेशन पे, तो ठंडा पानी जब निकलते हैं फ्रिज से तो उसमें जल, मतलब लगता है कि बोतल से पानी बाहर आ गया, लेकिन पानी बोतल से बाहर नहीं आता है। जो आपके इन्वायरमेंट में हवा है, वो हवा जो होती है, वो हवा चलती है उससे टकराती है और उस हवा संघनन हो जाता है, संघनन की क्रिया होती है, और वो हवा जो होती है उस ठंडी चीज से टकरा करके एक बूंद बना देती है, तमाम बूंद बन जाता है। ऐसे जब ये गर्म हवाएं ऊपर जाती, ऊपर ठंडा माहौल है, वहां पर टकराती तो जल की तमाम बूंदें बन जाती हैं, और वही बूंदें झमाझम बारिश होने लगती है। धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, पंख बना हलचंदन मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। ठीक है, आपने एक कविता पढ़ी होगी, इंटर में थी या शायद क्लास 10th में थी, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। ये कविता बड़ी फेमस कविता रही, मुझे, मैंने पढ़ा था। तो आपने इंटर या हाई स्कूल में कविता शामिल है। तो ऐसे ही क्या होता है, झमाझम बढ़िया बारिश होती तड़ाके के साथ, किसानों के खेत में बढ़िया पानी भर जाता है, वो धान बोने के लिए कदई वदई करवाते हैं, और कुछ लड़के जो है रील बनाते हैं, कुछ लड़कियां अपना उसमें डांस कर लेती हैं, जो है उसमें वो भी रील बना लेती हैं। आजकल तो जो है क्या हो रहा है कि बारिश में पहली बारिश की फोटो स्टेटस लगना शुरू हो जाता है, पहली बारिश हुई है, ये दूसरी बारिश हुई है, ऐसे करके तमाम चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब हर एक चीजों को लेकर के हर चीज हो गया तो उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो वर्षा की बूंदों, मतलब जल की बूंदों का पृथ्वी पर गिरना वर्षा कहलाती है। जो संवहनात्मक वर्षा कई प्रकार की होती है, संवहन के द्वारा वर्षा होती है, एक होते हैं ओरोग्राफिक और एक होती है चक्रवाती प्रकार की वर्षा। वर्षा कई प्रकार की चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इकाई संख्या 7। इकाई संख्या 7 में आपको क्या पढ़ना है? इकाई संख्या 7 में आपको क्या पढ़ना है भैया? यूनिट नंबर 7, महासागरीय विज्ञान के बारे में, ओसेनोग्राफी पढ़ना बेसिकली। ठीक है, एक शब्द में अगर मैं समझाने का प्रयास करूंगा, देखिए इसमें महासागर का तल और समुद्री जल की संरचना के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ओशियन का बॉटम एंड, ठीक है, मेरीन वाटर कंपोजिशन के बारे में विस्तार से आपको पढ़ लेना है। महासागर तल में महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान, महासागरीय गर्त, ये सब शामिल होते हैं। यानी महासागरीय निमग्न तल, मग्न तट, ये सब शामिल होते हैं, उन सभी के बारे में आपको बताएंगे। जैसे ठीक है, समुद्री जल में खारेपन का साथ अन्य तत्व जैसे क्लोराइड, सोडियम, सल्फेट, ये सब भी समुद्र में होते हैं। तो समुद्र का तापमान कैसे, समुद्र की लवणता, समुद्र का जलराशि, ठंडी जलराशि, गर्म जलराशि, ये सब चीजें आपको बताने का प्रयास रहेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, तापमान और लवणता, टेम्परेचर एंड सॉलिडिटी। देखिए समुद्री जल का तापमान सतह पर अधिक और गहराई में कम होता जाता है। आप देखते हैं ऊपर समुद्र का लवणता ज्यादा होती है, नीचे कम होती जाती है। लवणता महासागर में घुले हुए लवणों का अनुपात होता है, जो औसतन 35% क्या, मतलब 35 जो है उसमें होता है लवणता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से समुद्री जल का तापमान जो होता है वो सतह पर अधिक होता है और गहराई में तापमान कम होता जाता है, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं। तो सब चीजें हम समझने का प्रयास करें। महासागर का तापमान कब बढ़ता है, कब घटता है, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, इन सभी के बारे में आपको जानना होता है। ठीक है, यही सब टॉपिक आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक आपका है महासागर जल का संचलन, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ ओशियन वाटर, वेव्स एंड करंट्स एंड टाइड्स। ठीक है, यानी महासागर जल में लहरें जो होती हैं उनको वेव्स कहते हैं, समुद्री धारा जिसको करंट्स कहते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा टाइड्स कहते हैं, ज्वार भाटा को जो लहरें उठती है, ज्वार नीचे गिरती है, उसको भाटा कहा जाता है। समुद्री धाराएं जैसे कि गर्म धारा, जल धारा, गल्फ स्ट्रीम से लेकर के तमाम प्रकार की धाराएं हैं, अटलांटिक धाराएं हैं।
ठीक है, हिंद महासागरीय धाराएं हैं, ये सब लहरें जो होती, तमाम लहरें निकलती रहती, तो वो सब चीजें हैं। ये पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये धाराएं और जलधाराएं, समुद्र में जो जल उठता उठता ज्वार वो भाटा आता है, ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक ज्वार कब आता है, भाटा कब आता है, ज्वार भाटा को लेकर के और चीजों के बारे में बताने का प्रयास डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो एक सरसरी नजर आपको बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। महासागर तलछट और प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप जो होता है बेटा, ठीक है, उसको बोलते हैं आप कोरेल, कोरेल एंड एटॉल्स, ठीक है। प्रवाल द्वीप को बोलते हैं, ठीक है, तलछट, तलछट ओशियन डिपोजिट्स, डिपोजिट्स माने जो नीचे का मामला है, या तलछट में जो तमाम मलबे जमे हुए हैं। देखिए, समुद्री तल पर निक्षेपित सामग्री को महासागरीय तलछट कहा जाता है। महासागर में नदियां चूंकि जब बह करके जाती, नदियां कहां पर गिरती, महासागरों में जाकर के अपना सारा जल गिरा देती हैं। अब महासागरों में जल भी गिरता है और जल के साथ साथ तमाम मलबा, कूड़ा कबाड़ जो होता है, नदियां अपने साथ जो बहा करके लाती हैं, सब ले जाकर समुद्रों में झोंक देती हैं। इससे क्या होता है, समुद्र के नीचे तल 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 सॉरी तलछटी में क्या जम जाता है, तलछटी में तमाम निक्षेप जम जाता है, तमाम मलबा जम जाता है, उसी मलबे को तलछट कहा जाता है, उसी को अंग्रेजी में ओशियन डिपोजिट्स कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रवाल द्वीप छोटे छोटे जीवों के ढांचे से बनते, जैसे तमाम आपने देखा होगा शंख जो होता है, शंख ऐसे ही ऐसे द्वीपों से बनता, शंख जैसे मजबूत होता है, बहुत शंख मजबूत होता है, तो ऐसे उसके अंदर कीड़ा होता है, वो कीड़ा मर जाता है, तो ऐसे तमाम प्रकार के जो है वो ढांचे बनते चले जाते हैं। एक समय में ऐसे तमाम, एक कीड़ा जब मरता है तो उसको छेक लेते तमाम सारे लोग, फिर कीड़े मरते जाते हैं, तो इस तरीके से पूरा का पूरा ऐसे वो स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, तो पूरा एक द्वीप बन जाता है। बहुत सारे कोरल, बहुत सारे तमाम जीव जो होते इकट्ठा रहते हैं, उन सभी से क्या बन जाता है, एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। तमाम उनके जो खोखला पदार्थ होता है वही उन्हीं से बनते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप समूह जो अपना बना हुआ है, ये इसी से बना हुआ है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आतलोस गोलाकार प्रवाल संरचनाएं होती हैं, इस तरीके से तमाम एटॉल्स जो होते हैं, एटॉल्स जो होते हैं गोलाकार प्रवाल संरचनाएं होती है, तो प्रवाल द्वीप जो होता है इसी वजह से बनता है, जब तमाम प्रकार के जीव जो होते हैं अपना खोखला जो होता है उनका, वैसे कछुआ के ऊपर जो लगा रहता है। पहले बचपन में आपको पता नहीं होगा तो सब मतलब कि तालाब से सुतुही, जब तालाब सूख जाता था, सुतुही एक आती थी जो कीड़ों से बनती, बेसिकली जलीय, जो जलीय कीड़े होते हैं जिनको आप सी फूड्स कहते हैं, कुछ लोग उन्हीं को नीचे से मार करके जो अंदर जो उनका जो माल होता है उसको खा लेते हैं, उसको सी फूड बोलते हैं। सी फूड माने समुद्री भोजन, उन्हीं कीड़ों को खा करके, और उनका जो ऊपरी वाला स्ट्रक्चर होता है उसी से कोरल द्वीप बनते हैं, ठीक है। जो जीव मर जाते हैं उनके जो खोखला होता है, उनकी जो खली होती है, उनका जो पर्थ होता है चमड़ा ऊपर का, वो खाल जो होती है उसी खाल से बनता रहता है पूरा, तो एक द्वीप बन जाता है मलबा से, ठीक है। आगे देखिएगा 21.8 यूनिट नंबर 8, जैवमंडल और पारिस्थितिकी, बायोस्फीयर एंड इकोलॉजी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये लास्ट आपका यूनिट होगा, इसमें आपको बहुत ही डिटेल में जानकारी भी पढ़नी पड़ेगी, मतलब इसको भी पढ़ना पड़ता है, ये भी आपको इसमें शामिल। जैवमंडल में, जैवमंडल बायोस्फीयर, जहां पर भी जीव रहते हैं उसको जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां जीवित प्राणी रहते हैं, जहां पर जीवित प्राणी है वो सब जैवमंडल है। इसमें स्थल मंडल शामिल है जैवमंडल में, जलमंडल पूरा शामिल है और पूरा वायुमंडल शामिल है, ठीक है। जहां पर जीव रहते हैं उसी को जैवमंडल कहते हैं। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है जैविक उत्तराधिकार, यानी बायोटिक सक्सेशन। देखिए, जैविक उत्तराधिकार वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें एक क्षेत्र में पौधों और जीवों के समुदाय क्रमशः बदलते रहते हैं, ठीक है। पौधे और जीवों की समुदाय जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैविक उत्तराधिकार होता रहता है। कौन से प्रजाति तमाम प्रकार की रहती हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है। बायोम और चिड़ियाघर, यानी कि बायोम और जू के बारे में पढ़ना है आपको। बायोम पृथ्वी के बड़े पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं, जैसे कि टुंडा प्रदेश, टाइगा प्रदेश, रेगिस्तान का इलाका, ठीक है। बायोम में जहां एक अलग अलग प्रजाति के लोग, अलग अलग जीव जंतु एक विशेष टाइप के एरिया में रहते हैं, ठीक है। चिड़ियाघर मानव के द्वारा बनाया गया है, तो जो बायोम होता है प्रकृति के द्वारा बनता है, और चिड़ियाघर जो होता है ये मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। इसमें आपका तमाम जीव, प्राकृतिक तमाम प्रजाति इकट्ठे निवास करती हैं। तो इस संरचित जहां पर जानवर रखे जाते हैं उसको चिड़ियाघर कहते हैं, और जहां पर प्रकृति के द्वारा पहले से तमाम जानवर, तमाम वनस्पतियां, तमाम चीजें हैं, उसको एक प्रकार से बायोम कहा जाता है, या बायोम को ही जीवोम भी कहते हैं, ठीक है। बायोम बोलो या जीवोम बोलो, बात एक ही होती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझा, ठीक है। आगे अगला टॉपिक आपका आ रहा है, अगला टॉपिक आपका विश्व के भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु, स्थल रूप, जैव विविधता के आधार पर विभाजित क्षेत्र हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय, ये सब एक प्रकार। तो विश्व के भौगोलिक क्षेत्र जो है आपके
जैसे उष्ण कटिबंधीय माने क्या होता है, उष्ण कटिबंध वाला इलाका जो होता है बेटा, अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ये 0 डिग्री अक्षांश है, इससे 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, ये वाला जो एरिया पूरा पड़ता है ये उष्ण कटिबंध है, यहाँ पर खूब गर्मी पड़ती है। शीत कटिबंध जो होता है ऊपर वाला शीत कटिबंध होता है, ठीक है, नीचे वाला भी एकदम से, यानी जो ध्रुवीय इलाके हैं ठंडी खूब पड़ती है, यहाँ पर भी ठंडी खूब पड़ती है, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं इस कलर से जो है यहाँ पर ठंडी खूब पड़ती है, यहाँ पर भी ठंडी, ये शीत कटिबंध है पूरा, दोनों नीचे का ऊपर का, और ये बीच वाला जो है लाल कलर से जो है यहाँ पर खूब गर्मी पड़ती है। तो ये उष्ण कटिबंध कौन सा है, ये उष्ण कटिबंध है बेटा, ये वाला, ठीक है, और ये शीत कटिबंध, ये दोनों हो गए। और ऊपर जैसे ये उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण, ऊपर आपका शीत उष्ण कटिबंध, नीचे आपका उपोष्ण मतलब की उष्ण शीत मतलब की शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध, मतलब की जहां पर ठंडी गर्म दोनों रहते हैं, यहाँ पर ठंडी गर्म दोनों बराबर बराबर रहते हैं, ठीक है, आधा ठंडी आधा गर्मी मान सकते हैं, तो इसको शीतोष्ण या उपोष्ण कह सकते हैं। इस तरीके से आपका ये कटिबंधीय जो है बंटवारा होता है पृथ्वी पर, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने सिलेबस पूरा देखा। अब आपको मैं एक चीज और इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करनी है सभी सब्जेक्ट की, 9161936062 पर एसएमएस कीजिएगा। क्रैश कोर्स या पूरा कोर्स आपके लिए व्यवस्थित कर दिया गया है। अपना नाम बेटा, ठीक है, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपकी सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम, सेमेस्टर 1 में है तो सेमेस्टर 1 का नाम आप लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। केवल एक सब्जेक्ट की फीस आपकी 100 रुपए नहीं, बल्कि सभी सब्जेक्ट की फीस 100 रुपए है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सभी सब्जेक्ट की फीस 100 रुपए है। आपके पास एक स्कैनर में भेजूंगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक, पीडीएफ नोट्स जो है, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास की लिंक, ठीक है, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। और इसके अलावा पीडीएफ जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा, लिखित भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा आपको, वहां पर सब कुछ आपको मिलेगा। आपके सभी विश्वविद्यालयों के लिए पूरा सिलेबस वैध है। आपको मैंने सिलेबस डिस्कशन समझाया, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इन सभी टॉपिक को मैं बारीकी के साथ समझने का प्रयास करूंगा। तमाम प्रकार के पीडीएफ चैप्टर वाइज आपके बन रहे हैं, वो सब पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप आसानी से इन टॉपिक को पढ़ सके। फोन में जब परीक्षा के अंतिम दौरान में आपके लिए ऐसा रिविजन टाइप का बनाया जाएगा पीडीएफ नोट, जो कि आपको बस पढ़ करके उसको पेपर देने जाना है, वो पेपर में सारे क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं बताऊंगा। तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको बारीकी के साथ विस्तार से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मॉडल पेपर आपको इतना जबरदस्त तैयार करवाएंगे कि आपका कोई भी एक प्रकार से व्यक्ति जो होगा, वो जो नहीं पढ़ा होगा कभी ज्योग्राफी, आपका हो जाएगा, चाहे माइनर में हो चाहे मेजर में हो, ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो, लिखित परीक्षा हो, सारे की तैयारी आपकी बेहतर अंदाज में होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तमाम प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, लिखित के भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। मेजर 3 मेजर सब्जेक्ट, 2 एक माइनर एक को करिकुलर, पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में। अगर इन पांचों की आप सीरीज लेंगे, किताब लेंगे, तो लगभग आपके 1000-1500 रुपए खर्च हो जाएंगे। आप केवल 100 रुपए खर्च करके सब कुछ आप व्यवस्थित क्रम में वीडियो लेक्चर्स के साथ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 3-4 वर्षों में, उसके आधार पर मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है आपके लिए। वो मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको मिलेगी, मॉडल पेपर की वीडियो लेक्चर मिलेंगे, रिवीजन क्लास मिलेगी, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ आप हमारे ग्रुप से ही जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं, केवल 100 रुपए फीस में। स्कैनर भेजाएगा, आप इस पर पेमेंट किसी दूसरे से, अगर आप पेमेंट नहीं चलाते हैं, फोन होगा पे या कुछ भी करने का पे वाला, तो आप किसी दूसरे से पेमेंट करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गर्ल्स बॉयज का ग्रुप अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपको व्यवस्थित तरीके से समझाया जाएगा, पूरा डिटेल में आपको जोड़ा जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। और सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है, ये बात ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय, बिहार के सभी विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आपका उत्तराखंड के विश्वविद्यालय, झारखंड के विश्वविद्यालय, यानी जहां पर हिंदी बोली और समझी जाती है, उन सभी में ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल पढ़ना है। तो भौतिक भूगोल का यह सिलेबस डिस्कशन आपको कैसा लगा? क्या इसी प्रकार से आपको और सिलेबस डिस्कशन चाहिए? किस सब्जेक्ट का चाहिए? जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए कमेंट करके बताएं। उस सब्जेक्ट के भी ऐसे इस तरीके से, इसी पैटर्न के साथ, जिस तरीके से मैंने लिख लिख करके आपको बताया, हर एक टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी आपको लिख करके बताई, ताकि आपको एक सरसरी नजर पता चलता रहे कि आखिरकार इन टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना क्या है, समझना क्या है, टॉपिक है क्या बेसिकली, ठीक है। एक सरल अनुमान लग जाता है कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, जो कि मैंने आज की वीडियो के माध्यम से क्लियर किया। आज से पहले आपको किस तरीके से लग रहा होगा कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आज आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा शुक्ला डी पॉइंट की यह वीडियो देखने के बाद। जाहिर सी बात है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट का सब्जेक्ट है, इसको रटना नहीं बल्कि समझना पड़ता है। तो आपने अगर समझा तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और भी सारे सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर होती रहती है, केवल ज्योग्राफी नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो कहीं पर आपको भटकना नहीं है।
तुरंत एसएमएस कीजिए, जो सामने नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9161 93 60 62 पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर के नेम, ठीक है, आपको सारी चीजें मिलेंगी। और आप एसएमएस करिएगा और 100 रुपए केवल लगेंगे, तो आप तभी एसएमएस कीजिए जब आपको जुड़ना हो, ठीक है। और आपको डाउट सेशन, आपका जो डाउट होगा वो भी क्लियर किया जाएगा आपके साथ। जब आप जुड़ जाएंगे तो आपके लिए डाउट भी क्लियर किया जाएगा, आपका आपसे फोन पर बात भी कर ली जाएगी, ये बात ध्यान रखिए। आप परेशान ना हो, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके जवाब दिए जाएंगे। आप तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाए, देर ना कीजिए, क्योंकि आप देर करेंगे उतना आपका ही घाटा होगा। देर ना कीजिए, तुरंत आप जुड़ जाइए, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।